अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव। अब आई फैसले की बारी। कौन पड़ेगा किस पर भारी? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें। खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण भी। जनादेश के प्रायोजक है MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में आपका स्वागत है। तो बज चुके हैं इस वक्त 8 और ईवीएम से निकलने वाला है नतीजा इस देश का, इस देश के भविष्य का जो मुस्तकबिल तय होने वाला है 2024 के चुनाव से, वो अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा। 2024 के चुनाव के सारे नतीजे, सटीक नतीजे आपके सामने होंगे। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है इस वक्त। और मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। 542 सीटों के आज नतीजे आने वाले हैं और जिस काउंटडाउन शुरू होने का इंतजार था वो शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही है कि सूरत में, जो कि हम सभी जानते हैं, पहले ही बीजेपी की निर्विरोध जीत हो चुकी है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। जी रीमा, और इसलिए देखिए सूरत की जब पहले ही बीजेपी की जीत हो चुकी है, इसलिए बीजेपी का जो आंकड़ा आप देख रहे होंगे इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, उसमें 1 दिखा रहा है। यानी अब 542 सीटों के नतीजे और रुझान आने वाले हैं। और डीडी न्यूज पर नॉन स्टॉप कवरेज इस 2024 चुनाव का जारी रहेगा। बिल्कुल। और एग्जिट पोल के अनुमान क्या सही होंगे या फिर कुछ और एग्जैक्ट पोल कह रहा है, इसको लेकर चर्चा प्रखर लगातार 2 दिन से चल रही है। लेकिन हम ये आपको बता दें, डीडी न्यूज पर ही सबसे सटीक और भरोसेमंद नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए डीडी न्यूज छोड़कर कहीं मत जाइएगा और पूरे दिन आज हमारे साथ जुड़िए। और ये भी बता दें कि बहुमत का जो आंकड़ा है, यानी जो मैजिक फिगर है, वो 272 की है। और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बढ़ गई नेताओं के दिल की धड़कन, आ गई फैसले की घड़ी। 7 चरण में हुए लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू। सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 का जादुई आंकड़ा। डीडी न्यूज पर देखिए सबसे सटीक और भरोसेमंद नतीजे। मोदी की गारंटी एनडीए को ले जाएगी 400 के पार या इंडी गठबंधन 295 सीटों के साथ बनाएगा केंद्र में सरकार। अब से कुछ घंटों में साफ होने लगेगी सारी तस्वीर। हैट्रिक लगाने और इतिहास रचने के लिए सबकी निगाहें लगी बीजेपी पर। बंगाल, बिहार, ओडिशा और दक्षिण के राज्यों पर टिकी राहुल, अखिलेश, ममता का भी दावा। चौंकाने वाले होंगे नतीजे। और लोकसभा चुनाव के साथ साथ प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आज। ओडिशा में बीजेडी के किले को भेद पाएगी बीजेपी या नवीन बाबू जीत के साथ बनाएंगे नया इतिहास। आंध्र में टीडीपी बीजेपी का गठजोड़ वाईएसआर से सीधा मुकाबला करेगा। और हार
हार के डर से बौखलाया विपक्ष। कुछ नेताओं ने अभी से ईवीएम पर भी उठाए सवाल। तेजस्वी अखिलेश के सड़कों पर उतरने वाले बयान के बाद बिहार यूपी में अलर्ट पर प्रशासन, बंगाल में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ दिन भर जुड़िएगा क्योंकि लगातार पल पल की जो जानकारी है वो देश भर में चप्पे चप्पे पर हमारे सभी संवाददाता मौजूद हैं। और प्रखर, खासकर जिन वीवीआईपी सीट्स की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी हमारे सभी सहयोगी आज नजर बनाए हुए हैं, तो सबसे सटीक जानकारी वो आपको डीडी न्यूज के माध्यम से लगातार देंगे। 542 सीटों पर मतों की गिनती होने वाली है। 543 सीटें हैं, लेकिन सूरत की सीट पर पहले ही नतीजा घोषित हो चुका है। निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है। लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। और सबसे पहले बैलेट वोट की गिनती की जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और हम आपको बता रहे हैं कि सबसे तेज नतीजे इस वक्त जो हम आपको दिखाएंगे वो डीडी न्यूज पर दिखाएंगे। भरोसेमंद नतीजे होंगे, सटीक नतीजे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले पोस्टल मतपत्रों की गिनती होगी। और देखिए, ये दिलचस्प इस बारे में चुनाव देखने को मिल रहा है कि यहां पर चुनावी नतीजे आने से पहले, यानी चुनाव के बीच में ही एक सीट पर पहले ही बीजेपी ने बढ़त बना ली थी। गुजरात, जहां पर की बीजेपी लगातार उस आंकड़े को पार करती हुई दिख रही थी पिछले कई समय से कि जितनी सीटें हैं 26 की 26 वो बीजेपी के पाले में थी। और इस बार तो चुनाव के बीच में ही सूरत का नतीजा आता है और बीजेपी पहुंच जाती है पार। और बहुमत का जो आंकड़ा है वो मैजिक फिगर जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं 272 का है, जिसमें कि इंडिया गठबंधन, जिसको इंडी गठबंधन कहा जा रहा है, एनडीए के बीच में सीधा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। और आप जैसा हम बता रहे हैं कि बैलेट पेपर की सबसे पहले गिनती होगी। और बैलेट पेपर जो बैलेट वोट है उसको लेकर बहुत विवाद पूरे देश में चलता रहा। चर्चा होती रही कि आखिर इसको जो है इसकी गिनती होने के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होना चाहिए। और लगातार ये चुनाव जो है सिर्फ चुनाव के आखिरी दिन तक जो है इसमें रोमांच नहीं लगा रहा, बल्कि एग्जिट पोल के बाद रोमांच और बढ़ गया, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप हर तरफ से रीमा लगाए जा रहे हैं। और खासकर चुनाव आयोग पर बहुत सवाल उठाए गए। सीधे जरा हम अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी जगह जगह मौजूद हैं। सबसे पहले हम जरा कांग्रेस ऑफिस का रुख करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ऑफिस में हालांकि हलचल क्या है, क्योंकि कल ही हमने देखा कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से एक पत्र लिखा गया सभी कार्यकर्ताओं को कि वो सभी हेडक्वार्टर्स पर मौजूद रहें। सभी अधिकारियों तक को कांग्रेस ने पत्र लिख दिया है कि वो अपना काम ईमानदारी से करें। जी, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और बीजेपी दफ्तर जहां पर सबकी निगाहें आज एक तरह से माइंड गेम जो चल रहा है पूरे 2024 के चुनाव में, जो माइंड गेम दोनों तरफ से चल रहा है वो इसके पहले कभी नहीं देखा गया ऐसा माइंड गेम। और प्रखर, ऐसा भी कभी देखने में नहीं आया कि एक दिन पहले इस सब को लेकर के चर्चा चल रही हो कि डीएम को फोन किया जाए या तमाम चीजें गए। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में दो अहम गेस्ट भी मौजूद हैं, मैं उनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मदन जैना जी भी मौजूद हैं, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए भुवन भास्कर जोशी जी भी मौजूद हैं। भुवन भास्कर जी, जरा शुरुआत आप ही से करती हूँ। ये जो वीडियो कल से सामने आए, ये क्या कहते हैं? मतलब धमकाना कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नदियां बह जाएंगी, डीएम के ऊपर सवाल, हर किसी पर सवाल। इतनी बौखलाहट इसको कहें या चिंता कहें विपक्ष की? देखिए, ना तो इसको बौखलाहट कह सकते हैं, ना तो इसको चिंता कह सकते हैं, इसको जागरूकता कहते हैं। और जागरूकता की आवश्यकता तब और जब पड़ जाती है जब हम चंडीगढ़ के परिणाम को देखते हैं। और लेकिन जागरूकता में धमकाया भी जाता है क्या? उसमें यह कहा गया है कि किसी प्रकार का प्रशासन बेईमानी करने का प्रयास ना करे। बेईमानी तो होनी नहीं चाहिए। रीमा जी, आप तो खुद सत्यता के साथ रहती हैं और देश भी सत्यता के साथ रहता है, गांधी का देश है। तो भुवन जी, ये बता दीजिए, मतलब नतीजे अब थोड़ी देर में रुझान भी सामने आ ही जाएंगे, डीडी न्यूज सबसे सटीक नतीजे बताएगा। जी। उसके पहले सवाल पूछना आपसे जरूरी है, नतीजे जो आएंगे उसको क्या समाजवादी पार्टी पूरी तरह से स्वीकार करेगी? बिल्कुल करेंगे। और आप स्ट्रांग रूम में हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता बहुत सजग, बहुत मजबूती से डटे हुए हैं। और हम लोग स्वीकार करेंगे जनादेश को। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, देश बचाने की ये लड़ाई इस बार इस तरह की है। अच्छा भुवन जी, मैं जरा मदन जी का भी रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपने जो बात कही, मदन जैना जी, इतने समय से हम लोग लगातार चुनाव देख रहे हैं। मैं जरा उस चुनाव का जिक्र करना चाहूंगी 2004 में। बहुत कम अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये धमकियां या
संस्थाओं पर से हमारा विश्वास उठ चुका है, ये हमने नहीं देखी। इतने कम मार्जिन के साथ में कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार बना लेती है, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष में रहना स्वीकारा था। तो इस बार ऐसा क्या हो गया है कि विपक्ष सुनने और समझने को तैयार नहीं दिख रहा है? मुझे लगता है कि विपक्ष का जो ये रुख है ये अनावश्यक रूप से आक्रामक है। आप अगर हम देखें 2004 का आपने जिक्र किया, तो 2004 में तो उस समय लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है और एग्जिट पोल भी यही दिखा रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो उसमें कांग्रेस की सरकार बन गई उसके बाद। तो मुझे लगता है कि तब फिर कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि भाई ईवीएम में खराबी है, या तब कांग्रेस ने नहीं कहा कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि अब अपनी जब हार होती है, जब आपको लगता है कि नतीजे आपके अनुकूल नहीं आ रहे हैं, तो एक आपके पास एक बहाना पहले से तैयार रहना चाहिए कि और मैं आपको किसके सर हार का टिकरा कि रुझान शुरुआती आना शुरू हो गए हैं और इस वक्त एनडीए 5 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें 5 सीटें बीजेपी की है। रुझान है, बताते बहुत ही शुरुआती रुझान है। वहीं इंडिया गठबंधन इस वक्त 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें तीनों सीटें कांग्रेस की, यानी 542 में से 8 सीटों के रुझान मिल गए हैं। 543 में से 8 मिल गए, इसमें सूरत की एक सीट भी शामिल है जिसको बीजेपी जीत चुकी है। तो 5 और 3 का आंकड़ा। जना जी, प्रखर इंडिया गठबंधन कहा, जना जी इस बार ये इंडिया और इंडी इसको लेकर चुनाव खत्म हो गया, लेकिन ये तय नहीं हो पाया विपक्ष की तरफ से ये इंडी और इंडिया का फर्क नहीं, वो ये भी एक बड़ा इस बार अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश। वो ठीक है, एक वो चुनावी गठबंधन है, लेकिन मैं जो कह रहा था कि किस तरह से एक हार का ठीकरा फोड़ने के लिए पहले से एक प्लानिंग तैयार रहती है। तो जो ये आक्रामकता है बार बार, अगर ये क्लियर है कि अगर बीजेपी को या एनडीए को 400 सीटें आती हैं इस बार, तो अपोजिशन पार्टियां जो हैं, जो इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन जो भी कहें उसे, तो वो इस बात को जोर शोर से उठाएगा। अभी तक तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। जैसे ही नतीजे आएंगे तो उसके बाद रोकना चाहूंगा, आंकड़े में फिर टैली बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। 11 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 7 में एनडीए आगे चल रहा है, जिसमें से 7 सीट बीजेपी की है। वहीं इंडिया अलायंस जो है वो इस वक्त 4 सीटों पे आगे चल रहा है, जिसमें से 3 सीटें कांग्रेस की है। जी हाँ, बैलेट पेपर जिसमें हमने बात की थी, लगातार जो नतीजे हैं पोस्टल बैलेट के हैं जो खुल चुके हैं, और इसीलिए 7 और 4 का इस वक्त अंतर दिखाई दे रहा है। 11 पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, और एक जो है उसका आंकड़ा आ गया है, वो सीपीएम आगे चल रही है। आश्चर्यजनक तौर पर ये सीपीएम आगे चल रही है। मुझे लगता है निश्चित तौर पर केरल का कोई एक इलाका हो, कोई सीट होगी जहां पर लेकिन प्रखर ये बहुत क्योंकि शुरुआती है, आई थिंक कि 1 घंटे का इंतजार लगभग करना होगा, क्योंकि आगे पीछे इसी तरह से ये सब होते रहेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी अब लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे जरा हम उनका रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज बता दें कि जोधपुर से जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह आगे हैं, वहीं वायनाड से इस वक्त राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। रीमा, चलिए, तो वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, रायबरेली से अब क्या होगा वो भी देखने वाली बात है, लेकिन दिलचस्प होगा। लेकिन बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं जरा रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ रमा त्यागी मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ अश्विनी मिश्रा मौजूद हैं, हमारे साथ हरिकेश बहादुर सिंह वाराणसी से मौजूद हैं। तो हम जरा सबसे पहले रुक अश्विनी मिश्रा आप ही का करना चाहेंगे। कई सारी सीटों को लेकर और कई सारे माहौल को लेकर 2 दिन से लगातार चर्चा चल रही है, जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या है? निश्चित तौर से रीमा, अगर देखें तो ये सबसे चर्चित सीटों में से एक है रायबरेली सीट। रायबरेली सीट वो सीट है जहां पर राहुल गांधी ने इस बार पर्चा भरा है। वायनाड के अलावा एक और सीट जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर कम से कम अमेठी की जो परंपरागत सीट थी उसको गवा देने के बाद अब गांधी परिवार की पूरी प्रतिष्ठा लगी हुई है कि रायबरेली सीट पर क्या होता है। रायबरेली सीट पर निश्चित तौर से अगर देखें तो फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक होते हुए, शीला कौल होते हुए, बहुत सारे ऐसे, सोनिया गांधी ऐसे नाम रहे जिन्होंने रायबरेली सीट से प्रतिनिधित्व किया संसद में। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी सीट गवा देने के बाद राहुल गांधी रायबरेली सीट पर क्या कुछ कर पाते हैं। यहाँ पर अगर उसकी बात करें तो निश्चित तौर से अगर देखें तो दिनेश प्रताप सिंह जो कि भाजपा से उम्मीदवार हैं, यहाँ पर राज्य सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उनसे उनका बेहद कड़ा मुकाबला है। समाजवादी पार्टी ने, ठीक है अश्विनी हमारे आपके पास लौट कर आ रहे हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस अब आने शुरू हो चुके हैं, जरा हम रुक कर लेते हैं। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं पार्टियों की तरफ से रुझानों के बाद, जरा पहले उन रिएक्शंस को देखते हैं, फिर वापस लौटते हैं अपने सहयोगियों के पास। पहले तो आज लक्ष्मी नारायण मंदिर आई हूँ, जो पूरी सृष्टि के पालन करता है, आज उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ और मेरा अगाध विश्वास है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आज भारत की जनता चयन करेगी भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियों को,
चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को। मैं जानती हूँ तीसरी बार फिर मोदी सरकार। Today I pray that our Modi ji should come out with 400 par, because he is the embodiment of justice, is the embodiment of truth, and he is the man who can bring the future to this nation Bharat. I am going to stand with justice and nothing can stop me. 400 par होकर ही रहेगा। ऐतिहासिक राम राज्य बरकरार रहेगा। विश्व के सबसे बड़े नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं। देश की जनता ने देश को जिताया और अपना विश्वास मोदी जी पर जताया। गरीबों, वंचितों, बेटियों, मातृशक्ति सब ने, किसानों ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक गरीब जो लाभार्थी रहा, वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस राम राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। यदि सवाल ईवीएम को लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं तो जब ये चुनाव हो जाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन को आगे बढ़कर ईवीएम रख देनी चाहिए कि ये सारी ईवीएम खड़ी है, आइए इस हॉल में और सिक्योरिटी लगा देनी चाहिए, हैक करके दिखाइए, जो हैक करेगा उसको जो प्रोग्रामिंग हम डालते हैं उसके बाद वोटिंग करके यदि आप इसको सिस्टम सेट करके बता दोगे तो प्रोग्रामिंग तो डालते हैं तभी तो होता है। और प्रोग्रामिंग कौन डाल रहा है? इलेक्शन कमीशन। तो प्रोग्रामिंग को आप जो प्रोग्राम आपने डाला आप वो उसको देते ही नहीं है कैंडिडेट को। आप कैंडिडेट को दे दो ना प्रोग्राम क्या डाला है आपने जो चिप डाली है वो हर कैंडिडेट को आपको देनी चाहिए। चुनाव आयोग जिद क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनको रख देनी चाहिए। सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आ जाओ, हम तो ये प्रोग्रामिंग डालते हैं, आप बताओ इसको कैसे करोगे। तो सारी प्रोग्रामिंग खुली कर दो और उससे पहले आप जब जाओ तो उसको बताना चाहिए हमने ये प्रोग्रामिंग डाली है। वो क्यों नहीं बताते हैं? इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ईवीएम पर अब इतने सवाल खड़े हो गए तो चुनाव आयोग को रखनी चाहिए और कॉल करना चाहिए कि हम इनाम देंगे, जो आएगा ईवीएम में कोई गड़बड़ है तो करके दिखा। और देखिए सबके अपने अपने बयान तो आने शुरू हो गए, लेकिन सबसे पहले 3-4 खबरें अभी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आ रही। तुमकुर से भाजपा के वी सोमन्ना लगातार आगे चल रहे हैं और ये रुझान है शुरुआती है, हम आपको बता दें, जिसके हिसाब से मैसूर से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वायनाड से हम लगातार बात कर रहे हैं, राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा ये इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इंडिया की 10 सीटें हैं इसमें से कांग्रेस की सिर्फ 4 हैं और सीपीएम की 5 सीटें। यानी जाहिर तौर पर जो केरल के नतीजे हैं वो मुझे लग रहा है कि वो मतलब रुझान जो है वो आना शुरू हो गए। एनडीए इस वक्त 15 सीटों पर आगे चल रही है और जिसमें से एक सीट वो ऑलरेडी जीत चुकी है सूरत की। ओके, अच्छा, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जेबा खान जुड़ गई हैं। मैं जरा अपने सहयोगियों के पास हम लोग जाएं, लेकिन जरा जेबा जी आपका स्वागत है। ये जो रुझान आ रहे हैं, राहुल गांधी को अगर छोड़ दे तो बाकी जो इंडिया अलायंस के गठबंधन से चीजें हैं वो तो दिख रही है कि सीपीएम को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, अभी तो ये शुरुआती रुझान आ रहे हैं और हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, मुझे पूरा आशा और विश्वास है क्योंकि हमारे मुद्दे जो हैं इस बार हमने पूरे देश की जनता के मुद्दे को उठाया है, महिलाओं की समस्याओं को उठाया है और जो बेरोजगार युवा हैं उनकी बात हमने की है। आप देखिए ना, एनडीए ने रोज, प्रधानमंत्री मोदी रोज इधर उधर के बातें करते थे, हर रोज एक नई बातें लेकर आते थे। समझ में नहीं आता था कि देश की जनता का इन बातों से क्या लेना देना है, देश की जनता का विकास से उन मुद्दों से क्या लेना देना है। लेकिन हम जो है अपने मुद्दों से नहीं भटके, हमारे मुद्दों में हमने किसानों की समस्याओं को स्थान दिया, उसका कैसे समाधान निकाला जाए, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए ये हमने देखा, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए ये हमने देखा। तो देश की जनता परेशान है मोदी सरकार से और इनकी नीतियों से परेशान है और युवा पूरे देश में असंतोष है। जिस तरह बेरोजगारी युवाओं में बढ़ी है, अभी इस बयान को बचाकर रखिए, अभी रुकिए, अभी तो रुझान है ना, आपने तो एकदम से पूरा धावा बोल दिया, रुक जाइए, अभी ये भी बातें होंगी। लेकिन प्रखर हमारे साथ प्रदीप भंडारी भी जुड़ गए हैं, जरा उनका भी रुख करते हैं। प्रदीप भंडारी सबसे एनर्जेटिक पोलस्टर जिन्होंने जन की बात के जो आंकड़े दिए हैं उससे जो तहलका मचा हुआ है, चर्चा हो रही है, आपकी भी बहुत चर्चा हो रही है और एग्जिट पोल पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। प्रदीप, जब आप एग्जिट पोल करते हो और मैं आपको अक्सर देखता हूं कि आप खुद दिखाई देते हैं क्षेत्रों में, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, पूर्वोत्तर भारत हो,
हर जगह आप नजर आते हैं और आप खुद से आप पूरा सिस्टम को देखते हैं, आपकी जो कंपनी है जन की बात। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये सवाल उठते हैं और लगातार पिछले 2-3 दिन से सवाल उठ रहे हैं कि जो एग्जिट पोल हैं ये मैनेज किए गए हैं, तब एक पोलस्टर के नाते आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आप क्या महसूस करते हैं तब? देखिए, यही एग्जिट पोल्स ने तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, यही मेरे हमारे एग्जिट पोल के अंदर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। और एग्जिट पोल तब होते हैं जब ऑलरेडी सब फेजेस की वोटिंग हो गई है। तो एग्जिट पोल को मैनेज करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फायदा मिलने वाला नहीं। प्रखर जी, 2019 का भी चुनाव का जब हमने सही आकलन किया था तब 3-3.5 महीने तक किसी तरीके की प्रतिक्रिया आई थी, फिर जब 23 मई को उस बार नतीजे आए थे तो एग्जैक्टली वैसे हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर जो रुझान आ रहा है, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं और ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में अखिलेश यादव कह रहे थे कि वाराणसी सीट भी बीजेपी नहीं जीतेगी, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। तो ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उनके मुताबिक लगातार अलग अलग तरीके से, और ये भी बता दें कि बीजेपी इस वक्त 20 सीटों पर, यानी एनडीए 21 सीटें अब लगातार बढ़ रही हैं और इंडिया अलायंस 7 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर अलग अलग सीटों के रुझान, लगभग 37 सीटों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और मैं दिलचस्प बात यहां पर यह बता दूं कि ये जो रुझान ज्यादातर आए वो केरल से आए, जहां पे सीपीएम और कांग्रेस आमने सामने यहां समझौता नहीं है। कांग्रेस के अजय राय वाराणसी से पीछे चल रहे हैं। जी, ये मतलब ये तो निश्चित तौर पर ये इसमें कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है। वाराणसी ही चलते हैं। हरिकेश बहादुर सिंह हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। हरिकेश, आप तो ऐसी हॉट सीट पर इस वक्त है जिसके बारे में इस बार विपक्ष भी ख्वाली पुलाव बना रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? देखिए रिमा, अभी जैसा आपने बताया कि पोस्टल बैलेट में ही प्रधानमंत्री ने बढ़त लेनी शुरू कर दी है और ये बढ़त लगातार बढ़ती ही जाएगी। ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो पता ही है। अब यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो ये बात कर रहे थे कि पिछली बार की जो बढ़त थी उसको बढ़ाना है, और कांग्रेस के या जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको ये पता है कि हार तो सुनिश्चित है, बस उस अंतर को कम करने का प्रयास है। तो आप जो बोल रही हैं कि हॉट सीट है, चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश की निगाहें यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन जो आप कह रही थी ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो वो निश्चित ख्याली पुलाव ही साबित होगा, क्योंकि मतों का अंतर बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है यहाँ पर, और मतों का अंतर कम करने के लिए कांग्रेस लड़ रही है यहाँ पर। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। शैलेंद्र, सुबह से ही मैं देख रही हूं कि इस बार लड्डू बन रहे हैं, पूड़ी बन रही है, कचौड़ी बन रही है। हर बार ये खबर होती है सबसे पहले कि कितने किलो का ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या माहौल है बीजेपी हेडक्वार्टर्स में? जी देखिए, हम जानते हैं कि जब भी मतगणना होती है, चाहे विधानसभा चुनाव की हो या लोकसभा चुनाव की हो, बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में एक तैयारी होती है, खाने पीने की भी व्यवस्था होती है, लड्डू बनते हैं। लेकिन इस बार ये उत्साह इसलिए खास है, केवल बीजेपी मुख्यालय में लड्डू नहीं बन रहे हैं। आप देखिए, देश भर के बीजेपी मुख्यालय की जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ पर कल से ही हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तैयारी हो रही है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, हलवा बनाया जा रहा है, और कार्यकर्ता अपनी तरफ से ये एक इंतजाम कर रहे हैं। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं की तरफ से इंतजाम किया गया है लड्डू बनाने का या फिर हलवा बनाने का। हरकेश बहादुर गौतम बात कर रहे थे वाराणसी सीट की। देखिए, एक आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले वोट का प्रतिशत जितना बढ़ता है 2014 के मुकाबले 19 में जितना बढ़ा था, उसका आधा बीजेपी एनडीए बढ़त लेती है 2014 के मुकाबले 19 में। तो वो सीट एक तरह से संकेत देगी कि बीजेपी का वोट प्रतिशत 37% से ऊपर कितना जाने वाला है, एनडीए का वोट प्रतिशत कितना आगे जाने वाला है। क्योंकि आपने एनडीए की बात की, यहाँ पे मैं दर्शकों को बता दूं कि आंकड़े जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि एनडीए 31 सीटों पर आगे और 22 सीटों पर इंडी गठबंधन आ गए। तो रीमा, ये बहुत दिलचस्प जानकारी केरल से आ रही है। केरल का आंकड़ा मेरे सामने खुला हुआ है इस वक्त। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर 6 सीटों पर आ गए, कांग्रेस 4 सीटों पर आ गए, केरला कांग्रेस 1 सीटों पर आ गए। और सबसे बड़ी खबर जो केरल से आ रही है कि पहली बार केरल में भारतीय जनता पार्टी खाता खोलती दिख रही है और 1 सीट पर आगे। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो इंडिया अलायंस का गठबंधन का सहयोगी है, वो भी 1 सीट पर आगे, सीपीआई 1 सीट पर आगे। तो ये जो सीटें आप देख रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस की सीटें 25 पर नजर आ रही हैं, ज्यादातर ये जो सीटें हैं ये केरल के इलाके से हैं, इसलिए इसको कांटे की टक्कर अभी नहीं माना जा सकता है। केरल की हम बात कर रहे हैं, विजयवाड़ा से भी हमारे सहयोगी जरा जुड़ रहे हैं सीधे, उनका रुख करते हैं। अमरेंद्र,
इस बार दक्षिण भारत पर बीजेपी की सबसे ज्यादा निगाहें लगी थी और सारे जो प्रेडिक्शंस थे वो ये कहे जा रहे थे कि दक्षिण भारत इस बार बीजेपी के लिए एक चमत्कार की तरह से होगा, क्योंकि बहुत मेहनत की गई। प्रधानमंत्री ने लगातार वहां पे रैली की, रोड शो की और रणनीति बनाने के लिए एक एक सीट का आकलन किया गया। मैं आप ही से जानना चाहूंगी कितनी उम्मीदें हैं और क्या लग रहा है वहां पर विजयवाड़ा में? बिल्कुल रीमा, सही कहा आपने। जिस तरह से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर दक्षिण भारत में थी और खासकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित जो दक्षिण भारत के राज्य से थे, वहां पर प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अच्छी खासी मेहनत की थी। और मैं आपको बता दूं, ग्राउंड जीरो की जो आंध्र प्रदेश की तस्वीर है बहुत अलग है। इस बार वास्तव में जो एक जो वेव है वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के साथ है। अगर आंध्र प्रदेश की गठबंधन की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल बाद अपने पुराने सहयोगी टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन किया है। इसके अलावा एक्टर टर्न पॉलिटिशियन पवन कल्याण की एक पार्टी है जनसेना पार्टी, उनके साथ इनका टाइप है। और जो तस्वीर है लगातार यहां के क्षेत्रों में, ऐसा माना जा रहा है चूंकि यहां पर विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के भी चुनाव हुए थे, चौथे चरण में यहां पर मतदान हुआ था 13 मई को और आज वोटों की गिनती है। और मैं सुबह से पिछले 2-3 दिनों से लगातार ग्राउंड जीरो पर घूम रहा हूं। लगातार पल-पल बदल रही है। यहां पर शाहजहांपुर से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और हम क्योंकि दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो केरला की भी बात कर रहे हैं। 11 सीटों पर अभी तक लखनऊ से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता वो आगे चल रहे हैं। डेटा आ गया लगातार यूपी का भी डेटा हमारे पास आ गया है। 6 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ गए हैं और जिसके मुताबिक अगर हम देखें तो भाजपा 6 और कांग्रेस 1 सीट पर आ गए। ये दिलचस्प है प्रखर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी आ गया है। 7 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, वहीं 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। ये 10 सीटों के रुझान अभी उत्तर प्रदेश इटावा से बीजेपी आगे चल रही है। केरल से माकपा 6, कांग्रेस 4 और भाजपा 1 सीट पर आ गए। केरल इस बार कुछ अलग तस्वीर लेकर आएगा, इसकी चर्चा लगातार चल रही थी। उज्जैन से बीजेपी के उम्मीदवार यानी बीजेपी आगे चल रही है। महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये इलाका है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर आगे बहुत चल बड़ी रहे खबर है। केरल से खाता खुलता हुआ बीजेपी का रुझानों में कम से कम ये नजर आ रहा है। और देखिए ये ग्राफ के जरिए जरा समझा देते हैं। एनडीए 38 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, इंडी गठबंधन 35 सीटों पर और जम्मू कठुआ में हमारी सहयोगी रमा त्यागी इस वक्त मौजूद है। रमा, अनुच्छेद 370 और उसके बाद ये चुनाव बहुत ज्यादा चर्चा में था और बहुत ज्यादा हलचल भी थी नए कश्मीर की। रमा जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। कई मायनों में ये चुनाव ऐतिहासिक कहा जा सकता है। 370 का पहला ये बड़ा चुनाव और उसके साथ जिस तरह से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हुआ जो अभी तक का ऐतिहासिक था। 4 दशक के बाद तमाम जो सीटें थी उन पर इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग लोग बाहर निकल कर आए और इसके साथ ही जो यहाँ पर जिस तरह के मुद्दे थे, जिस तरह से पहले यहाँ पर चुनाव होता था उससे बिल्कुल अलहदा ये एक तरह से चुनाव हुआ है जहाँ पर महिलाओं, युवाओं सभी ने बड़ी भागीदारी किया। तो अपने आप में जो है इसे कई मायनों में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। देश ही नहीं दुनिया की नजरें इस चुनाव में थी क्योंकि 370 के बाद ये चुनाव हो रहा था और पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो अलगाववाद की धमकियां नहीं थी, पाकिस्तान की तरफ से कोई थ्रेट नहीं था, पाकिस्तान का कोई डर नहीं था। नहीं तो पहले वो भी डर दिखाया जाता था। कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं थी, किसी तरह का आतंकवाद नहीं था, किसी तरह की पत्थरबाजी नहीं थी और किसी तरह की कोई भी बंद कॉल या थ्रेट कॉल नहीं थी। तो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं सुरक्षित और शांति माहौल में जिस तरह से ये चुनाव हुआ है, पहला चुनाव इसे ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा सकता है कि बिना किसी इस तरह की घटना के जो कि पहले यहाँ पर सुनाई देती थी ये चुनाव हुआ है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और जो चुनावी लड़ाई वो भी यहाँ पर सभी सीटों पर अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण थी। बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर यहाँ पर उम्मीदवार उतारे थे। इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ी हूँ कठुआ उधमपुर सीट जो कि हॉट सीट मानी जा रही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में है। कांटे की टक्कर यहाँ पर बीच में मानी जा रही थी। जो मतदान प्रतिशत है वो भी काफी संख्या में बढ़कर आया है। दर्शकों को बता दें क्योंकि एक बार फिर से बताना जरूरी है। बिल्कुल रमा, आ रहे हैं आपके पास। तो अब जो देखने वाली बात होगी कि जो जीत का सहरा है देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। अमेठी और रायबरेली इन 2 सीटों पर इस बार सबकी निगाहें लगी थी, लेकिन चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे आगे चल रहे हैं
और मध्य प्रदेश के 2 सीटों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। राजस्थान सीट के पर उज्जैन पे बीजेपी आगे चल रही है और राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आगे चल रहे हैं। इटावा मतलब कह सकते हैं एक तरह से मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ है जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। ये एक बड़ी खबर है। शाहजहांपुर से भी बीजेपी आगे चल रही है और अमेठी से स्मृति ईरानी लगातार दूसरी बार सांसद बनने की कोशिश में हैं और वो इस वक्त आगे चल रही हैं। और जैसा कि तय था, नरेंद्र मोदी शुरुआती रुझानों में वाराणसी से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप मौजूद है। प्रदीप, एक और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, एक बार ये थोड़ा सा डेटा बता दें। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आ गए हैं। गुजरात में बीजेपी 3 सीटों पर और 1 पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल और तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। और ये देखिए, संबल सीट से बीजेपी प्रत्याशी आ गए हैं। इस सीट पर भी सबकी निगाहें लगी थी प्रखर की। और ये देखिए केरल में राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर के सामने आगे चल रहे हैं और केरल में इसी सीट के लिए कहा जा रहा था कि ये खाता पहली बार केरल भारतीय राजनीति के इतिहास में केरल में बीजेपी का खाता खुल सकता है। बिल्कुल, और ये पल पल देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं और पल पल बदल रहे हैं रुझान। तो हम लगातार ये अपडेट आपको देते रहेंगे। लुधियाना से बीजेपी, पंजाब में इस बार बीजेपी का क्या होने वाला है, इस पर निगाहें थी। लुधियाना से फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। प्रदीप भंडारी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ। जो हमारे सोर्सेज ग्राउंड पे बता रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, अनुराग ठाकुर हमीरपुर की सीट से आगे चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर 5 में से 5 सीट सभी जो खुली है उसमें बीजेपी जो है आगे चल सकती है। स्मृति अभी 5 सीट्स की लीड आई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मैनपुरी की सीट से जो है समाजवादी पार्टी जो है आगे चल सकती है। और जो आपने कही केरला की बात, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर सीपीएम यहाँ लीड कर रही है तो इसके सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का होगा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने स्वीप किया था केरला के अंदर। तो देखना होगा कि 18 सीटें शायद मेरे हिसाब से आई थी। जी, कांग्रेस ने 16 से ज्यादा सीटें जो है 17 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो यहाँ पे जितनी सीपीएम जीतेगी उतना कांग्रेस। लेकिन प्रदीप, यहाँ पर देखने में आया कि राहुल गांधी को भी जो चुनौती मिली वो सीपीएम से ही मिली। तो ये एक इंडिया अलायंस में गठबंधन में फेल भी दिखाई दिया था। जी, पर वहां पे राहुल की सीट पे जैसे कि वायनाड से इनिशियल लीड आ रही है, वहां पे इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वहां लार्जर लड़ाई जो है कांग्रेस और सीपीएम के बीच में 2 सीटें त्रिशूर और त्रिवेंद्रम, जिसमें आपको बीजेपी की नजर रखनी है। ठीक है, और त्रिवेंद्रम के तो रुझान आना शुरू हो गए। राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। त्रिवेंद्रम बहुत नेक एंड नेक पे जाएगी आखिरी तक। ओके, हमारे साथ अक्षय राउत जी भी जुड़ रहे हैं। जरा एक बार अक्षय राउत जी का रुख कर लेते हैं। अक्षय राउत जी, इस बार देखने में आया कि चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की, क्योंकि लगातार सवालों के घेरे में रखा गया और संस्थाओं को लेकर के भी सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए गए। मुझे नहीं लगता इतिहास में कभी भी इस तरह से पहले से लामबंदी दिखाई दी गई संस्थानों के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ। आप कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को? देखिए, अच्छी चुनाव जो है एक कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या कोई पॉलिटिकल पार्टी का उपलब्धि नहीं है, ये एक राष्ट्रीय उपलब्धि है। और मेरे विचार में, मैं जितना इस इलेक्शन को करीबी से देखा हूं और पिछले इलेक्शंस को भी देखा हूं, ये इलेक्शन बहुत एक स्पेक्टेकुलर हाई स्टैंडर्ड इलेक्शन माना जाएगा। और इसीलिए शायद कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मेरे को थोड़ा सा उस बात पर थोड़ी सी दर्द भी महसूस हुआ इस बात की। पहले इनका सामने जो चैलेंजेस था वो था मसल, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन का था, एमसीसी को कैसे लागू करना है, जो 4M बुलाया जा रहा था। लेकिन कल जो सीसी साहब बात कर रहे थे, बोले कि 5th M है, जो कि मिस्चीवियस नैरेटिव। क्योंकि आप देखिए, शुरू में इलेक्शन का शुरुआत में इलेक्टोरल रोल को लेकर चर्चा हो गया, फिर ईवीएम को लेकर चर्चा हो गया, जबकि ईवीएम के सारे प्रश्न पुराने इलेक्शंस में सारे प्रश्न के जवाब दिया जा चुके हैं। और जब जब कोई सवाल आता है फिर उसको इंस्टीट्यूशनली जवाब दिया जाता है। फिर भी ये सवाल आया इलेक्शन के बीचों बीच। उसके बाद फिर वोटर टर्नआउट डाटा के ऊपर सवाल आए। फिर अभी काउंटिंग आज जो चल रहा है, जिसका कि आपके रिपोर्टर सारे जगह में हैं, आपका रिपोर्टर बोल रहे होंगे कि सबको सब खबर मिल पा रहा है कि नहीं, ट्रांसपेरेंटली रिजल्ट मिल पा रहा है कि नहीं, राउंड बाय राउंड मिल पा रहा है कि नहीं, पॉलिटिकल एजेंट है कि नहीं पार्टीज के, ये तो सब आपका रिपोर्टर ही बोल रहे होंगे। तो इसमें कुछ ऐसे नहीं करना चाहिए जो कि राष्ट्र और जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है भारत की, जो 70 साल से चल रहा है 1951 से लेकर, इसको हम लोग क्षति पहुंचा, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टीज का जो विनिंग लूजिंग ये भी सिलसिला जारी रहेगा। आज की तारीख में इस इलेक्शन में कोई अगर विक्टोरियस है, मान ली, देखिए कि आप हमारा 64 करोड़ से भी ज्यादा लोग वोट दिए हैं और शायद आजाद भारत की इतिहास है उसमें ये तीसरी होगा या दूसरा होगा सबसे बड़ा जो चुनाव में पार्टिसिपेशन। इसमें गर्व होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति हैं जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज से भी जुड़े रहे, मतलब मीडिया से भी जुड़े रहे, चुनाव आयोग से भी जुड़े रहे, और सबसे ज्यादा जो हमले हुए इस पूरे चुनाव में वो मीडिया
और इलेक्शन कमीशन पर ही हुए हैं, तो आप इसे लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मीडिया और इलेक्शन कमीशन का जो तालमेल है या जो रिश्ते हैं वो बहुत एक सिनर्जिस्टिक है और इसको आइज एंड ईयर्स माना जाता है, बहुत बड़ा कोलैबोरेशन माना जाता है। और लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन को लेके आजकल जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है उसके ऊपर काफी चिंता का विषय था। लेकिन एआई वगैरह का जो मिसयूज है इस इलेक्शन में बहुत हद तक इलेक्शन कमीशन के प्रयास से रोका जा पा रहा है, एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। लेकिन क्योंकि पहले बात हो रहा था शायद इलेक्शन पूरा ये सोशल मीडिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी टेक्नोलॉजी यूज में शायद पूरा हाईजैक हो जाएगा, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। क्योंकि जब जब कुछ ना कुछ खराबी हुआ उसको इमीडिएटली उसको निराकरण हुआ और हर जगह में फैक्ट चेक्स रहे और इन्होंने एक मिथ वर्सेस रियलिटी का रजिस्टर ही बनाया, तो उस हिसाब से बात बना। लेकिन कभी कभी अगर इनको एक बात शायद आपका मन में है जब आप प्रश्न कर रहे हैं कि वोटर डाटा जो टर्नआउट की डाटा रिलीज, मीडिया के कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट होता है और कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं बोलते हैं कि भाई हमको डाटा दो, लेकिन डाटा इसी तरह का दो, एग्रीगेट बना के दो। डाटा सब है, डाटा ठीक समय पर भी दिया गया है, C17 में 17C में रिकॉर्डेड है, लेकिन कोई पर्टिकुलर तरीके से चाहिए, वो भी इलेक्शन कमीशन ने धीरे धीरे वो भी देना शुरू कर दिया, जो कि मीडिया की सहूलियत के लिए। ओके, अक्षय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डीडी न्यूज के साथ इस खास बातचीत में शामिल हुए। और इस वक्त कुछ और रुझान आ गए, जरा जल्दी से रुक कर लेते हैं। बीजेपी 63 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, 4 सीटों का नुकसान दिख रहा है। इंडिया अलायंस जो है वो अगर सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो 20 सीटें और 49 सीटें यानी 7 सीटों का फायदा होता हुआ फिलहाल इंडी गठबंधन को दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के लिए 2 झटके इस पूरे में नजर आ रहे हैं जो अभी तक शुरुआती बंगाल में मेदिनीपुर से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, मतलब बंगाल को लेकर अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर से पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी सीट इस बार 2 बड़े नेता कांग्रेस के और वो पहले जोधपुर से उनको हराया गया और उसके बाद वो यहाँ आ गए। बेंगलोर ग्रामीण से कांग्रेस के DK सुरेश भी बहुत बड़ी खबर है। दक्षिण भारत में फिर से कहना चाहूंगी, और प्रदीप, दक्षिण भारत इस बार कुछ चमत्कार लेकर आएगा। देखिए, दक्षिण भारत में बीजेपी का ग्राफ बढ़ सकता है। जिन सीटों की आपने बात करी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, रूरल की जो सीट है पिछली बार एक सेकेंड, गांधीनगर सीट का भी रुझान आ रहा है। अमित शाह गृह मंत्री आगे चल रहे हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की 2 बड़ी खबर है। और पाटलिपुत्र में भी बीजेपी उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। बंगाल में बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। बंगाल जिसमें कि दीदी के गढ़ में इस बार बीजेपी सेंध लगाने की पूरी तरह कोशिश में थी, वहां पर मिदनीपुर से बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, अमित शाह गांधीनगर से आगे चल रहे हैं। देखिए, बंगाल का भी थोड़ा सा आंकड़े में एक परिवर्तन आया है। अभी तक 15 सीटों के बंगाल के रुझान आ गए, जिसमें से टीएमसी 9 सीटों पर आ गए और बीजेपी 6 सीटों पर आ गए। तो अभी मुझे लगता है कि जब ये जो दक्षिण बंगाल जिसको हम कहते हैं कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव पीछे चल रहे हैं। ये भी यादव, तो प्रदीप क्या लगता है कि मतलब ये यादव परिवार भी उत्तर प्रदेश में पूरी सीटें नहीं बचा पाएगा? देखिए, आजमगढ़ से लड़ाई जो है वो कांटे की है। तो जिस असेंबली से पोलिंग बूथ जो ईवीएम खुलेगा उस हिसाब से आप इसमें लीड आगे और पीछे देखेंगे। जैसे मान लीजिए लोधी बावली इलाके के अंदर खुलेगा तो बीजेपी लीड करेगी, यादव बावली इलाके के अंदर खुलेगा तो यही खासियत है आपकी कि आप लोग क्षेत्र मतलब क्षेत्र तक हमें बताते हैं। अच्छा, गोरखपुर सीट से भाजपा के रवि किशन भी आगे चल रहे हैं लगातार। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो हम लगातार बताते रहे। 73 सीटों के रुझान अब तक आ रहे हैं, जिसमें कि 73 पर बीजेपी आगे चल रही है, 51 सीटों पर इंडी गठबंधन इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। तो लगभग 128 सीटों के रुझान हैं जो लगातार बदल रहे हैं। और लगातार इसमें आजमगढ़ सीट से सपा के धर्मेंद्र यादव अब आगे हो गए हैं। अभी वो पीछे चल रहे थे, इसीलिए आगे पीछे अभी कुछ समय तक इसी तरह से चलता रहेगा। और ये बहुत ही शुरुआती रुझान है, आपको बता दें ये रुझान पूरी तरह से नतीजों में बदले ये भी हम नहीं कह रहे हैं। और दिल्ली में इस वक्त जो रुझान है वही हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी इस वक्त आगे है, बाकी अभी किसी का रुझान आना शुरू नहीं हुआ है, बाकी सब अभी कुछ नहीं। मदन जैना जी, हम क्योंकि दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं और दक्षिण भारत पर रुझान आने शुरू हो गए, इस बार दक्षिण भारत का जो किला है और खासकर केरल, जिसकी बात अभी प्रखर भी कर रहे थे, केरल में क्या लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन के आसार हैं? मुझे लग रहा है कि केरल में बीजेपी ने जो मेहनत की है पिछले कुछ सालों में और जिस प्रकार से एक क्षेत्रीय पार्टी से अलायंस करके चुनाव मैदान में गई है और इंडिया गठबंधन के 2 दल लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसने बीजेपी ने वहाँ पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। तो त्रिकोणीय मुकाबले
के ही रुझान दिख रहे हैं कि बीजेपी भी वहाँ खाता खोल रही है, लेफ्ट वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और कांग्रेस की सीटें भी 4-5 वहाँ आगे दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ वाकई मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, बीजेपी पिछली बार 12-13% वोट तक ही ले पाई थी, अगर उसका वोट परसेंट अभी 24-25 तक पहुँचता है तो मुझे लगता है कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और जो सीटें हैं 20 सीटें हैं, क्योंकि देखिए कर्नाटक में भी 6 सीटों पर इस वक्त जो रुझान है बीजेपी आगे चलती हुई दिख रही है। कर्नाटक में ऐसा माना जा रहा था अब सरकार क्योंकि कांग्रेस की है तो फायदा कांग्रेस को, जेडीएस एक सीट पर आगे, मतलब 7 सीटों पर एनडीए आगे, तरीके से एनडीए सीटों पर बढ़त बनाए हुए फिलहाल कर्नाटक। मुझे नहीं लगता कि सरकार वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट किसके से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि ये चुनाव किस बात के लिए हो रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है। क्यों हर कोई जानता है, मतदाता आज इतना जागरूक है, वो जानता है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है, सेंटर में सरकार बनाने के लिए हो रहा है। इसलिए कई चुनाव में हमने देखा भी है कि जब स्टेट और सेंटर का चुनाव एक साथ होता है तो दोनों के मतदाता का जो पैटर्न है वोट देने का वो अलग अलग नजर आता है। उड़ीसा में ऐसा हुआ है, कई और कंट्री और प्रदेशों में भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि केरल में मुकाबला त्रिकोणीय है और कर्नाटका में बीजेपी जो अपना पिछला प्रदर्शन है वो दोहराने जा रही है और वेस्ट बंगाल में बीजेपी गेन कर रही है। ठीक है, भुवन जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मैं आपसे सवाल पूछूं उसके पहले मैं आंकड़े आपको उत्तर प्रदेश के, हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत आगे हो जी, मैं आपको भुवन जी आंकड़े बता दूं उत्तर प्रदेश के, जहां पे आपकी पार्टी का स्टैक लगा हुआ है पूरा। भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त 16 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर आगे और कांग्रेस 1 सीटों पर आगे। अगर हम आपके गठबंधन को जोड़ ले तो सिर्फ 6 सीटों पर आप लोग आगे और 16 सीटों पर बीजेपी आगे जाती दिखाई दे रही है शुरुआती रुझानों में, जबकि दावे अखिलेश यादव की ये थे कि हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। देखिए, अभी आप ही खुद स्वयं बता रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है और अभी प्रदीप भाई ने भी बताने का काम करा कि कुछ क्षेत्र वाइज भी बूथों का हिसाब किताब होता है कि कौन सी पार्टी का गढ़ है। तो हम निश्चित तौर पे लगता है हम लोगों को कि जिस तरह हमारे नेता ने जो सूत्र दिया था पीडीए प्लस इंडिया और उसके साथ किसान और युवा और मातृशक्ति ने सहयोग करने का काम करा, उससे हमें लगता है जब अंतिम परिणाम आएगा तो हमारी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का बहुत सकारात्मक परिणाम आएगा। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। और सकारात्मक नहीं आया तो भी चुनाव आयोग का को रिस्पेक्ट देंगे। ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी 16 सीटों पर आगे है। भुवन जी, 16 सीटों पर बीजेपी आगे है। अखिलेश यादव दावा कर रहे थे कि एक भी सीट नहीं जीतेगी और सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी शैलजा अब आगे हो गई हैं। पहले पीछे चल रही थी लेकिन अब शैलजा सिरसा से आगे हो गई। और उत्तराखंड हरियाणा थोड़ा सा टफ माना जा रहा है बीजेपी के लिए। 2 सीटों पर इस वक्त आगे बढ़ती हुई दिख रही है उत्तराखंड के लिए। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड में, और कैराना से बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप कुमार कैराना से लगातार आगे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 16 सीट, भुवन भास्कर जी 16 सीट, एक और रीमा अभी सुधार कर देता हूं, 18 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई यूपी। बताइए भुवन जी। देखिए, हम लोग पूर्ण विश्वास है हमें, अब ये शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे परिणाम की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भुवन जी थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, आप भी बहुत वरिष्ठ हैं और हमने भी काफी चुनाव कवर किए हैं और चुनाव हम लोगों ने दिखाए हैं टीवी पर। सामान्यतः जो रुझान रहते हैं 95% वही रुझान जो है नतीजों में बदलते हैं, ये ऐसा ट्रेंड है। हालांकि ये बात सही है कि एक प्रवक्ता होने के नाते आप बार बार, हर प्रवक्ता चाहे वो आप हो चाहे बीजेपी हो, वो यही कहती है कि भाई ये रुझान है और ये बदल जाएंगे और ये 12 बजे 1 बजे तक चलता रहता है, लेकिन रुझान ही ज़्यादातर नतीजों में बदलते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा आपसे कि जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त की है, कृपया हम उस पर बात करें। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस देश ने एग्जिट को भी बदलते हुए देखा है और शुरुआती रुझानों को बढ़ते थे। मैं हर समय एक सा मेरा जो मानना है, जो मेरा 30 साल का सामाजिक एवं राजनीतिक अनुभव है, देश काल समय परिस्थिति के अनुसार बहुत चीज़ें बदलती हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो। मुझे हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं, हम लोगों पे बिल्कुल आप कोई शिकन नहीं देख रहे, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा सा काम करा है। ठीक है, जनता हमारे साथ खड़ी रही। भुवन जी, ये चर्चा का विषय रहेगा क्योंकि जैसे जैसे नतीजे आएंगे चर्चा इस पर लगातार चलती रहेगी। 2 सहयोगी इस वक्त जो ग्राउंड रिपोर्ट हमें दे भी रहे हैं और वहां पर सीधे ग्राउंड से मौजूद है। हमारे साथ अजीत मौजूद हैं और विशाल बैरिस्टो, दोनों ही मौजूद हैं। विशाल, राजस्थान की लड़ाई, इसको लेकर सबकी निगाहें थी। ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपकी बहुत सारी देखी जिसमें लगातार बात चल रही थी कि आखिर इस बार क्या राजस्थान में होने वाला है। कहाँ मौजूद हैं आप और थोड़ा सा जरा दिखाइए कि सीन क्या चल रहा है वहां पर तस्वीरों के जरिए। रीमा, सबसे पहले आपको प्रखर को सुप्रभात। और चलिए, आपको राजस्थान की भी याद आई है और इस वक्त मैं आपको विशाल रोकना चाहूंगा कि एनडीए गठबंधन जो है वो रुझानों में
शतक बनाता दिख रहा है। 101 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे चल रहा है, जिसमें से अकेली 98 सीटें, 98 सीटें बीजेपी की, 104 पर एनडीए, और जो इंडिया अलायंस है वो फिलहाल जो है वो अभी शतक से बहुत दूर नजर आ रहा है। अभी 71 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। एनडीए ने सेंचुरी लगा ली है और हैट्रिक की तरफ ये बात चल रही थी कि क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हैट्रिक लगा पाएंगे। तो अब तक के रुझानों का एक बहुत बड़ा आंकड़ा, जिसमें कि बीजेपी अकेले 99 सीट और एनडीए गठबंधन सेंचुरी लगा चुकी है और 105 सीटें ऐसी हैं जिस पर कि एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। तो अब तक का ये बहुत बड़ा शतक के आंकड़ा करीब है। पहुंच गई है। 99 सीटें हो गई हैं बीजेपी की रुझानों में जो आगे है, और सिर्फ एक सीट की और जरूरत है, और ये बीजेपी की भी अकेले पार्टी के तौर पर सेंचुरी यहां पर बन जाएगी। मुझे लगता है इसके लिए हमें सिर्फ कुछ ही पलों का इंतजार। तो ये अभी जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी को काफी बढ़त इस वक्त दिखाई दे रही है। अगर देखें कांग्रेस पार्टी से तुलना में और खासकर इंडिया अलायंस की तुलना में देखें तो एनडीए 105 के आंकड़े को छू चुकी है। और हम एक बार फिर से जरा विशाल का रुख करते हैं, हमने उनको बीच में रोक दिया था। विशाल, कंटिन्यू प्लीज। रीमा, देखिए मैं इस वक्त हूँ बीजेपी ऑफिस में जो जयपुर का है, और आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले कैमरामैन को कहूंगा कि आपको दिखाएं कि किस तरह से सजा हुआ है। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी तरह से सज के तैयार है बीजेपी का ऑफिस। यहाँ जश्न का माहौल है, बड़ी स्क्रीन अंदर लगाई गई है, और यहाँ पर सुबह से ही इस बात का अंदाजा लगा लिया गया था कि बीजेपी की जो सरकार है वो बनने जा रही है। लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान थोड़ा सा अलग रहेगा रीमा इस बार, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि वो अपनी टैली इंप्रूव करेगी, और टैली इंप्रूव इसलिए करेगी क्योंकि पिछली बार और पिछले से पिछली बार कांग्रेस ने 0 हासिल किया था। अगर एक भी सीट अगर कांग्रेस जीतती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अभी अभी विधानसभा का चुनाव हारी है। आपने बंगाल की बात की, मैं काफी दिन बंगाल में रहा हूं, और आप राजस्थान पे रहे तो अभी जो टैली हमारे पास है उसमें कांग्रेस 4 सीटों पर आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आरएलटीपी भी 1 सीट पर आगे है। तो जो माना जा रहा था, जो राजस्थान एक तरह से हमेशा से गढ़ साबित हो रहा था पिछले 2-3 चुनावों से, वो इस बार थोड़ा सा सेंध लगती दिखाई दे रही है। आंकड़े तो यही बता रहे हैं बीजेपी के इसके लिए। हाँ प्रखर, आपने ठीक कहा, और मैं जैसे बता रहा था कि बंगाल के अंदर बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन कांग्रेस इस बार अगर इंप्रूव करती है तो एक बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा भजनलाल सरकार के ऊपर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जीता है। और जैसे कि प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं कि 5 से 8 सीट पर कांग्रेस अच्छा कर सकती है। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने इस बार यूनाइटेड होकर कैंपेन किया है, और यूनाइटेड होकर वो फाइट कर रहे हैं। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर तमाम बड़े शहर बीजेपी के गढ़ रहे हैं, और इस बार भी जयपुर से बीजेपी की जीत मानी जा रही है, सुनिश्चित मानी जा रही है। लेकिन अगर 5 से 8 सीट अगर कांग्रेस राजस्थान से निकालती है तो ये एक बड़ा सवाल होगा भजनलाल सरकार के ऊपर। बिल्कुल विशाल, आपको रोकेंगे क्योंकि इस वक्त फिर से बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। बीजेपी ने 111 का आंकड़ा 110 से भी आगे, अब बीजेपी अकेले अपने दम पर 118 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, और लगातार रुझान जो है उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए, और एक बहुत बड़ा गैप इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच अब दिखाई दे रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान जगदीश उपासने जी भी मौजूद हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने शतक एक तरीके से पार कर लिया और एनडीए काफी ज्यादा आगे चल रही है। जगदीश जी, पहले तो मैं रुझानों पर ही आपका रिएक्शन चाहूंगा। निश्चित रूप से, लेकिन आप इंडिया अलायंस के आंकड़े भी बता रहे हैं कि वो गेन कर रहे हैं, तो और एनडीए अलायंस है उसमें सीटें कम हो रही है। अब बीजेपी ज़रूर गेन कर रही है, लेकिन अभी इसमें -9 दिखा रहे हैं इंडिया अलायंस के पास, +14। जगदीश जी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं हर स्टेट वाइज भी टैली देख रहा हूँ। जो आप जो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो गेन करता दिखाई दे रहा है, बेसिकली कुछ दक्षिण के राज्यों से और ऐसे राज्यों में जहां पर उसको उम्मीद थी, जैसे राजस्थान का मैंने बताया 5 सीटें वहां से जो है पिछली बार 0 थी, 5 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसलिए शुरुआती रुझानों में आपको जो है ये दक्षिण की सीटें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा परफॉर्मेंस सुधरता दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे मुझे लगता है कि उत्तर भारत में अभी जब टैली आगे बढ़ना शुरू होगी तो ये अंतर कम हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाजा है। निश्चित रूप से अभी ये रुझानों के आधार पर हम ये अंदाजा निकाल सकते हैं। हिंदी पट्टी में जो सीट्स हैं, हिंदी राज्यों में जो सीट्स हैं, जो मुकाबला है वो बहुत कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। अब राजस्थान में भी अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस 5 सीटों पर बढ़ रहा है तो ये ना मान के चला जाए कि वो 5 की सीटें उनको मिलेंगी। ये बहुत कम वोटों से हार जीत होगा। क्योंकि मैनपुरी से डिंपल यादव इस वक्त
आगे चल रही हैं और सहारनपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो मैनपुरी जहां से कि समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। बिहार में मुजफ्फरपुर से बीजेपी आगे चल रही है। एक बार जरा अपडेट लगातार दे देते हैं। मधुबनी सीट पर भाजपा के अशोक कुमार यादव, बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आगे चल रहे हैं। इंडिया अलायंस 123 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कैराना से भी। अगर बिहार में हम बात करें तो वैशाली से रामविलास पार्टी की वीणा देवी इस इनके वक्त टिकट को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, बहुत विवाद हुआ था, लेकिन ये अच्छी बात है पार्टी के लिहाज से कि वो आगे चल रही है। मैनपुरी से डिंपल यादव इस वक्त आगे चल रही हैं और मुजफ्फरपुर सीट से इस वक्त रुझान आना शुरू हो गया। बीकानेर सुरक्षित सीट से अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री इस वक्त आगे चल रहे हैं। और प्रखर हमारे जो सहयोगी हैं, और देखिए आंध्र के 3 रुझान आ गए हैं, 1 पर बीजेपी, 2 पर टीडीपी, यानी 3-0। मतलब आंध्र से इस बार अपनी बड़ी उम्मीद है जी। ये 3 तक जा सकता है, तो ये दर्शा रहा है कि पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली से बीजेपी पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली से बीजेपी आगे चल रही, जो आपने कहा था। दिल्ली ये दोनों बीजेपी का गढ़ है। हमें एक बार ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को देखना होगा। और नॉर्थ ईस्ट में लोगों की बड़ी नजरें लगी हुई हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का इंतजार जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि अब बस कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी। हॉट सीट के भी जो एक बार एग्जिट पोल किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट सीट को लेकर प्रदीप भंडारी का क्या कहना है? मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वहां कंफर्टेबली 70,000 से 1.5 लाख वोट्स के बीच में जीती। अच्छा। ये जो 2 सीटों की आप जो मार्जिन दे रहे थे, वो एक जेपी अग्रवाल वाली सीट हो गई चांदनी चौक, और दूसरी सीट कौन सी? मैं ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक नॉर्थ ईस्ट में कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ ईस्ट आपके हिसाब से जो आपका एग्जिट पोल जो आपने किया उसमें बीजेपी के लिए क्लियर है, कन्हैया कुमार वहां पे और लगातार हम अपनी स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं टैली लगातार जो आगे पीछे हो रही है। पहले दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में 2 सीटों पर बीजेपी आगे है और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर इस वक्त उसको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली के आंकड़े 2019 में अगर हम देखें तो 7 की 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी और किसी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था। लेकिन 2024 यानी इस बार के चुनाव में अभी आम आदमी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 2 सीटों पर इस बार आगे चल रही है। तो दिल्ली का चुनाव, लेकिन हम जरा चंद्रशेखर हमारे सहयोगी इस वक्त हल्द्वानी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज हमारे सारे सहयोगी जिन्होंने पूरा ये जो चुनाव था उसको कवर किया और ऐसे कवर किया कि सभी को पीछे छोड़ दिया, पल पल की खबरें दिखाई, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई, एक्सक्लूसिव खबरें दिखाई और सभी बड़े चेहरे हमारे चैनल पर दिखाई दिए। चंद्रशेखर, आप हल्द्वानी में मौजूद हैं। उत्तराखंड 5-0 इस बार भी होगा, क्या लग रहा है? ये यहाँ का ट्रेंड ही रहा है, जिस पार्टी के पक्ष में भी दिया है पूर्ण बहुमत, यानी कि 5 सीटों की पूरी 5 सीटें दी हैं। और ये ट्रेंड आप देखिए 2004 से अब तक चला आ रहा है। और ये कहावत भी यहाँ पर कही जाती है कि उत्तराखंड जिसको पूर्ण बहुमत से अपनी सीटें देता है वो केंद्र में सत्ता पर काबिज भी होता है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता भी है। और यहाँ पर भी जो चुनाव के मुकाबले तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव रहा है। वीरेंद्र रावत भी यहाँ पर हैं, हरीश रावत के जो बेटे हैं वो भी चुनाव मैदान में रहे। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट भी काटे गए बीजेपी की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि जो कैंडिडेट जो खड़े किए गए हैं वो काफी स्ट्रांग कैंडिडेट रहे, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। यहां पर कांग्रेस को ये लगता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी ने उनको डेंट मारा था, 3% के करीब उनको वोट मिला था और 1% समाजवादी पार्टी को भी वोट मिला था। चूंकि निचले स्तर पर अगर देखें जो मैदानी जितने भी इलाके हैं वहां पर सपा बसपा बहुत ही स्ट्रांग देखी जाती है। हालांकि सीटों में कितना कन्वर्ट कर पाती है वो लगातार जो नतीजे हैं वो दिखाते हैं। तो कांग्रेस को ये लगता है कि इंडी गठबंधन क्योंकि इस बार चुनाव लड़ रहा है तो हो सकता है उनको कुछ इसमें फायदा हो सके। लेकिन बीजेपी लगातार 50% से ऊपर का जो है वो अपना प्रतिशत लेकर आई है। 2014 में अगर देखें तो 55% के उनका वोटिंग रहा, 2019 में अगर देखें तो 61% के आसपास रहा। शैलेंद्र, बीजेपी 131 सीटों पर इस वक्त रुझान के मुताबिक आगे है। ये मुस्कान की वजह क्या, वहां पर कुछ किसी ने इन रुझानों पर बात की है या ये कुछ और वजह है? देखिए, बीजेपी के एक प्रवक्ता हमारे पास से गुजर रहे थे और वो मुस्कुरा रहे थे, तो हमने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। दरअसल वो ये संकेत देना चाह रहे थे कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं कमोबेश उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। अभी हम जानते हैं कि रुझान आ रहे हैं, पोस्टल बैलेट के रुझान भी इतने शानदार हैं और जैसी कि उम्मीद बीजेपी जता रही थी कि उसको जो बढ़त मिलने वाली है वो दक्षिण भारत के राज्यों से, केरल से, उड़ीसा से, ऐसे राज्यों से मिलेगी
जहां 2019 में उतना शानदार प्रदर्शन नहीं रहा था। केरल की 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण, सब जानते हैं। राजीव चंद्रशेखर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सुरेश गोपी चुनाव लड़ रहे हैं और उन सीटों पर बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। और बीजेपी ये मान के चल रही है कि उत्तर भारत में कमोबेश उसका नतीजा वही रहने वाला है जो 2019 में था। वो पूर्वी भारत, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत से अपनी सीटें बढ़ाने वाली है। तो फिलहाल अभी बहुत शुरुआती समय है। शॉट्स भी दिखा रहे हैं जो आपने आपके बीजेपी हेडक्वार्टर में जहां मौजूद है, वहां पर इस बार राम मंदिर की एक बड़ी सी प्रतिमा और उसके साथ में लड्डू बनते हुए ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें लगातार दिख रही हैं और मोदी मैजिक वो भी लिखा है उन लड्डुओं के डिब्बों पर। तो ये तस्वीरें देखिए लगातार। देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी ये जानती है कि मोदी मैजिक ही है। 2014 में, 2019 में और 2024 में भी वो मैजिक चला है। इसीलिए एग्जिट पोल में इस तरह के नतीजे दिखाए गए हैं और जो रुझान है उसमें भी हम देख रहे हैं कि एनडीए को एक बड़ी बढ़त इंडी गठबंधन के मुकाबले मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां से कमोबेश बीजेपी वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपने उत्तर भारत की बात की शैलेंद्र, लेकिन बंगाल को लेकर जो खबर आ रही है वो बहुत जबरदस्त खबर है। और इस वक्त जो अभी तक रुझान आ रहे हैं उसमें से टीएमसी और बीजेपी दोनों 14-14 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 2 सीट पर आगे और सीपीएम 1 सीट पर आगे। अगर कांग्रेस और सीपीएम ने अगर यहां पर जो 0-0 पर थे, अगर यहां पर परफॉर्मेंस अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रदीप क्या संकेत जा रहा है? देखिए ये संकेत ये जा रहा है कि ट्रेंड बीजेपी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी तक ईवीएम नहीं खुला है। और अगर ईवीएम नहीं खुला है और उसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में नेक एंड नेक है, तो ये टीएमसी के लिए चिंता की बात है। क्योंकि पिछली बार जब 2019 के अंदर काउंटिंग हो रही थी, तब जब इलेक्शंस में जब ईवीएम नहीं खुला था और जब सिर्फ और सिर्फ बैलेट की काउंटिंग हो रही थी, तो टीएमसी काफी आगे थी। फिर बीजेपी ने गैप को क्लोज करके 18 तक गई। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड दिखा रहा है कि बीजेपी आगे बढ़ेगी जैसे ईवीएम की काउंटिंग होगी। ठीक, हम जरा अजीत के पास चलते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अजीत भी। अजीत, हमारे सहयोगी अजीत, हमने देखा कि शैलेंद्र बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वहां पर तो लड्डू बन रहे हैं और लड्डुओं के ऑर्डर पहले से ही दिए जा चुके थे। ताजे ताजे लड्डू वहां बन रहे हैं। अब किसका मुंह मीठा होगा और किसका कड़वा, ये तो अभी बहुत शुरुआती दौर है। लेकिन आप जहां मौजूद है, मैं देख रही हूँ पीछे बीजेपी का फ्लैग दिखाई दे रहा है, क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए हम बीजेपी दफ्तर में मौजूद है और यहाँ पर भी उत्सव का माहौल है। सभी तैयारियां यहाँ कर ली गई। जिस तरीके से एग्जिट पोल में बीजेपी को जीत होती हुई दिखाई दे रही है, उसको लेकर पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है और इसी को लेकर यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी कर दी गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सजाया गया है पूरा। यहाँ पर जो पृथ पुरुष कहे जाते हैं बीजेपी के, दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी यहाँ प्रतिमा को सजाया गया है और पूरे जो परिसर है वहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही है। लड्डू यहाँ भी बन रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऑफिस में नहीं बन रहे हैं। आसपास जो है दुकानें हैं वहाँ पर ऑर्डर दिए गए हैं और बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त लग रही है कि जिस तरीके से पिछला चुनाव था लोकसभा का और बीजेपी ने 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। अभी 29 सीटें जो है वो बीजेपी जीतने की उम्मीद कर रही है। अजीत, जो आप आंकड़े बोल रहे हैं, जो पिछली बार 28 से 1 था, करीब करीब अभी रुझानों में 15 रुझान मध्य प्रदेश के प्राप्त हो चुके हैं। 14 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। आप स्वयं छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, तो क्या ये हम माने कि जो 1 सीट पर जो आगे अभी कांग्रेस चल रही है वो नकुलनाथ की सीट है? अजीत, बिल्कुल, देखिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2004 के बाद पहली बार जो है वहाँ पर जो फाइट है बहुत वहाँ पर नेक टू नेक हम कह सकते हैं कि चुनौती दी है बीजेपी ने कांग्रेस को या कैसे कहेगी कमलनाथ को। अगर वहाँ पर जो है 2004 के चुनाव में वहाँ पर जो है प्रहलाद सिंह पटेल जो है उनको वहाँ से उतारा गया था और उस समय जो मार्जिन था वो 2 लाख से 45,000 में आ गया था। लेकिन उसके बाद जो है इस बार का जो चुनाव रहा है वहाँ पर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है कि इस बार उस जो अवैध किला कहा जाता है उसको फतेह कर रहा है। तो 1 सीट आप सही कह रहे हैं कि वहां पर अभी थोड़ा बढ़त बनी हुई है कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वहां पर इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरी रणनीति से काम किया है, पूरा चुनाव प्रचार किया है और कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से काम किया है, तो कहीं ना कहीं पूरी सीटें जीत सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उसमें विदिशा, गुना, राजगढ़ में जो है कांग्रेस बीजेपी दिल्ली की 4 सीटों पर आगे है और जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं 5 सीटें उनमें से 4 पर आगे हैं। मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी इस वक्त आगे चल रही हैं और खासकर अगर हम टैली की बात करें तो आगरा से बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं। बीजेपी 152 सीटों पर और एनडीए 165 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो
अगर उसमें सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो उसको 13 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी को बढ़त। एक बार फिर से प्रखर दिल्ली की टैली पर लौटते हैं। प्रदीप, अब तो 4 सीटें, अब 5 की बात कर रहे थे, 4 पर आगे लगातार पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली में बीजेपी आगे होती हुई दिख रही है। देखिए, ये पूर्वी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे हो रही है तो ये एक बड़ा इंडिकेटर है। इसका ये मतलब है कि जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक दूसरे में वोट ट्रांसफर करना था, पूरा वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया है, तो वो एक इंडिकेटर सीधा दक्षिण के अंदर तो बीजेपी को लीड होना था। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट का भी तभी इंतजार कर रहा हूँ, अगर हमको नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता चले तो। ओके, तो ये दो टैली जिसके बारे में आप बात तो मेरे हिसाब से पूर्वी दिल्ली मैजिक फिगर लेकर आएगा। पूर्वी दिल्ली अगर होगा तो इसका आप मतलब समझिए, इसका रिपल इफेक्ट बाकी सीट्स पे होगा और आप 7-0 देख सकते हैं जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी तो। क्योंकि इनिशियली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अच्छा करना है तो उसको पूर्वी दिल्ली के अंदर इनिशियल बढ़त बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, कि ब्रेक के पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 14 सीटों पर आगे और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे ने 17 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। वहीं बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है। यानी उत्तर प्रदेश में टफ फाइट है। उत्तर प्रदेश में चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हम फिर से लेकर हाजिर हैं। मैं और प्रखर लगातार पल पल बदलते रुझानों के बारे में आपको बता रहे हैं और 9:01 हो गए हैं और अब ईवीएम भी खुलनी शुरू हो गई हैं। और ईवीएम खुलने का मतलब रीमा ये है कि नतीजे बहुत तेजी से, अब रुझान जो है वो नतीजों में बदलेंगे और रुझान बहुत तेजी से आना शुरू होंगे। मथुरा से हेमा मालिनी आगे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और मेरठ से अरुण गोविल भी आगे हैं। ये एक बड़ा दाव माना जा रहा था बीजेपी का और कहा जा रहा था कि मेरठ में एक टफ लड़ाई हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने बार बार टिकट बदले थे, लेकिन अरुण गोविल आगे। और गुजरात में बीजेपी 17 सीटों पर आगे चल रही है। एक सीट पहले ही वो सूरत की जीत चुकी है। और राजस्थान में बीजेपी 13 सीटों पर आगे, लेकिन कांग्रेस से कड़ी टक्कर 4-5 सीटों पर मिल रही है। 21 सीटों पर आगे है, राजस्थान में 13 सीट और मथुरा से हेमा मालिनी आगे हैं। बीजेपी की अगर टैली की बात करें तो अकेले अपने दम पर 165 सीटों पर बीजेपी रुझानों के मुताबिक आगे चल रही है। एनडीए 181 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी अब 3 सीटों पर आगे हो गई है और मेरठ से अरुण गोविल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 4 सीटों पर आगे है। रीमा, अब हमें उत्तर प्रदेश की बात कर लेना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश जो भारत की सत्ता को बनाता और बिगाड़ता है, वहीं से रास्ता जाता है। दिल्ली का बड़ी पुरानी कहावत है। ये टैली जरा एक बार देख लेते हैं। 183 सीटों पर एनडीए, इंडिया अलायंस 127 सीटों पर और अदर्स की, अन्य की अगर बात करें तो 10 सीटों पर। रुझान 320 सीटों के 543 में से ये आने शुरू हो गए। हालांकि अभी तक देखिए, हम ये बता दें, कोई नतीजा फाइनल नहीं आया है। ये सिर्फ रुझान है जो पहले
आने शुरू हुए 8 बजे से, और अब क्योंकि ईवीएम का खुलना शुरू होगा तो ईवीएम के रुझान अब आने शुरू होंगे। बिल्कुल। और एक बार हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। भुवन जी, आपके लिए अच्छी खबर है, अभी तक जो हमारे पास उत्तर प्रदेश के जो रुझान आए हैं उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी भुवन जी आगे है, 3 सीटों पर आपकी सहयोगी कांग्रेस आगे, यानी 18 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे और बीजेपी 25 सीटों पर आगे है। तो ये एक अच्छी खबर मानेंगे आप भुवन जी? प्रखर जी, मैंने शुरुआत से एक बात बोली है, जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सूत्र दिया है पीडीए प्लस इंडिया, उसके साथ उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, मातृशक्ति, किसान और युवा खड़े हो गए। ये परिणाम उसी का परिणाम है। मैं खुद 5 जगह लोकसभा में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जमीनी हकीकत थी, इसलिए मेरे अंदर आपको पूरी निश्चिंतता दिखाई दे रही होगी सुबह से, जब से मैं आपसे बात रख रहा हूँ। मैं एक ही विषय चलिए पश्चिम बंगाल का एक बार देख लेते हैं। बीजेपी 14 सीटों पर, तृणमूल कांग्रेस 15, यानी एक ही सीट का सिर्फ अंतर दिखाई दे रहा है फिलहाल। और पंजाब में बीजेपी 4 सीटों पर आ गए। पंजाब को लेकर लगातार चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो कि अलग अलग वहां पर चुनाव लड़ी है, वहां क्या होने वाला है। लुधियाना में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। और ये टैली उत्तर प्रदेश की, जिस पर अभी हम प्रखर बात कर रहे थे, 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी। तो बीजेपी को फिलहाल कुछ हद तक रुझानों के मुताबिक नुकसान। मदन जी भी हैं। मदन जी, बीजेपी का वो परफॉर्मेंस अभी हालांकि रुझान है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और सबसे बड़ी वजह जो राजनीतिक जानकार मान रहे थे, वो मान रहे थे कि टिकटों का जो वितरण हुआ है, जो उम्मीदवारों का जो चयन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी से कहीं ना कहीं चूक हुई है। और रुझानों के अंदर करीब करीब ये नजर आ रहा है कि 25 सीटें जो बीजेपी को अभी दिखाई दे रही है, ये 10 सीटों का रुझानों में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, 2-3 कारण है। टिकटों का वितरण हो सकता है, बहुत सारे लोगों को टिकट काटे भी गए थे, जो सांसद लगातार बार जीत रहे थे, उसमें काफी लोगों के टिकट काटे भी गए थे, ताकि जो सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है वो न होने पाए। इसके अलावा सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, मुझे लगता है कि वो ठीक काम कर रहा है, काफी हद तक काम कर रहा है, और बहुत सारे सीटों पर उसने बीजेपी के लिए चुनौती पैदा की है। फिर तीसरी बात यह भी है कि यूपी में पिछली बार भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन था, उससे पहले तो और भी अच्छा था। तो एक जहां पर एक नई सीट जितना चुनौती है, वहीं बार बार किसी जगह पर अच्छा प्रदर्शन करना भी किसी पार्टी के लिए अपने आप में कम चुनौती नहीं है। तो क्योंकि वही पार्टी बार बार चुनाव जीतती है, तो उसमें भी एक कई बार एक एंटी इनकम्बेंसी टाइप से पैदा हो जाती है। लगातार क्योंकि बदल रही है, फाइनल टैली जो अभी तक के हिसाब से 1 घंटे में आई है, उसके लिए हम जरा अपने सहयोगी आंचल का रुख करते हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए हमें समझाएंगी कि आखिर अब जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक आंकड़ा कहां तक किसका पहुंचा है। आंचल। शुक्रिया रीमा और प्रखर। तो 4 जून का लगातार इंतजार था, लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद आज का रिजल्ट का दिन, जब कौन बनेगा सिकंदर, तस्वीर लगभग रुझानों के प्रति अगर हम देखें तो साफ होती नजर आ रही है। सबसे पहले हम रुख करते हैं उत्तर पूर्वी भारत का, जहां पर हम एनडीए को देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर 15 सीटों का जो रुझान है, जहां पर 2 का नुकसान है। वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो 5 सीटें, लेकिन 1 का फायदा होता हुआ। अदर्स का अगर जिक्र किया जाए तो 3, यानी कि उत्तर पूर्व भारत, जिसमें तमाम वो राज्य, जिसमें अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, जहां से कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक नंबर सामने आ सकते हैं, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था। और इन तमाम राज्यों का जब हम जिक्र करते हैं तो जो चुनावी प्रचार प्रसार रहा, पार्टियों ने जो तमाम दावे किए, आज उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो उस लिहाज से हम देख सकते हैं कि एनडीए उत्तर पूर्वी भारत की जो 25 सीटें हैं, उसमें से 23 सीटों के रुझान सामने है, जिसमें बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है 15 सीटों के लिहाज से। तो एक जिस कमल खिलने की बात लगातार जताई जा रही है, तो उत्तर पूर्वी भारत में यहाँ पर एनडीए लीड करता हुआ। उत्तर भारत, जिसको हम सबसे ज्यादा अहम मानते हैं, खास तौर पर यह कहा जाता है कि सत्ता की गलियारी की चाबी जो है वो उत्तर भारत से आती है। यहाँ पर 126 सीटें और 89 सीट्स का जो रुझान है वो सामने, जिसमें 45 सीटों पर अगर हम देखें तो एनडीए के गठबंधन को बढ़त है। लेकिन ये समझना होगा कि 21 सीटों का वो जो नुकसान है उस पर मंथन करना बेहद जरूरी है। हालांकि शुरुआती रुझान है जो नतीजों में कन्वर्ट होंगे। एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाए तो ये बहुत एक्साइटिंग है कि 39 सीटें और 25 सीटों की बढ़त, क्योंकि इंडी गठबंधन का अगर जिक्र किया जाए तो तमाम पार्टियों के गठबंधन से बनी हुई ये इंडी गठबंधन बना था। और खास तौर पर अगर हम यूपी की बात करें, जिसका जिक्र अभी हमारे स्टूडियो में बैठे हुए एंकर्स भी कर रहे थे, कि यहाँ से इंडी गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, और ये 24 सीटों का फायदा। अदर्स का अगर बात की तो कमोबेश स्थिति 5 सीटें, जहां पर 4 का नुकसान। पश्चिमी भारत का जब हम बात करते हैं तो गुजरात, और साथ ही साथ अहम यहाँ पर यह है
कि जब हम रुख करते हैं गुजरात का और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं पश्चिमी भारत की, तो यहाँ पर भी बड़ी सीटों का रुझान एनडीए के फेवर में जाता हुआ 40 सीटें, हालांकि 15 का नुकसान है, लेकिन यहाँ पर भी इंडी गठबंधन की अगर हम स्थिति देखें तो 18 सीटें और 16 का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से इंडी गठबंधन ने पूरी कोशिश करके इन तमाम राज्यों में जहां पकड़ कमजोर थी वहां पर संगठनात्मक तरीके से कैसे प्रचार प्रसार किया, उसका थोड़ा बहुत फायदा मिलता हुआ यहाँ पर कमोबेश अगर अदर्स की बात की तो स्थिति यहाँ पर उनके लिए यहाँ का खाता भी नहीं खुला और यहाँ पर नतीजा 0 होता हुआ। लेकिन रुझान एनडीए के फेवर में जब बात हम करते हैं पश्चिमी भारत की। लेकिन सबसे रोचक आंकड़ा हम आपको बताएं तो दक्षिणी भारत से आता हुआ, जहां पर 131 सीटों में 85 सीटें जो एनडीए के हम मान सकते हैं 85 सीटों का यहां पर रुझान है, जिसमें एनडीए को 35 सीटें, लेकिन इंडी गठबंधन के लिए खुशी की बात यहां पर 49 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, 2 का नुकसान। हालांकि अगर हम बात करते हैं तमाम राज्यों की, जिसमें आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, खासतौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कई एक्साइटिंग नंबर्स जो लगातार हमारे डाटा सेंटर से भी आ रहे हैं कि यहां पर जिस तरह से बीजेपी ने मिशन साउथ को लेकर, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग होती है, लेकिन गठबंधन के लिहाज से जिस तरह एक एक्सटेंसिव कैंपेनिंग की गई है तो पेनिट्रेशन इस पर हार्ड रहा और वो यहां पर नजर आ रहा है। तो दक्षिण भारत में 33 सीटों पर एनडीए, जिसमें 11 सीटों की बढ़त यहां पर नजर आ रही है। बात करते हैं मध्य भारत, यानी कि मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल, जो कि बहुत जोर से धड़क रहा है और यहां पर आप इस भगवा रंग से समझ सकते हैं कि एनडीए अगर जो 40 सीटें हैं जिसमें 33 पर रुझान सामने आया और एनडीए में 29 सीटें जिसमें 2 का उसको नुकसान होता हुआ नजर आया, जिसका जिक्र अभी प्रखर भी कर रहे थे। क्या छिंदवाड़ा सीट जो 2019 में उनके खाते में नहीं आई थी, क्या इस पर आएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो अब जो उसका खोया हुआ वर्चस्व है खासतौर पर मध्य भारत को लेकर, क्या इस बार वो पा पाएगी, लेकिन लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। 4 सीटें जिसमें 2 की बढ़त और अदर्स के लिए कमोबेश स्थिति एक जैसी, जहां अभी खाता भी खोलते हुए नजर नहीं आ रहे जब हम इन तमाम गुटों का जिक्र कर रहे हैं। पूर्वी भारत का जिक्र करते हैं, हालांकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं, जो अब एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे या नहीं अभी कुछ ही देर में ये साबित हो जाएगा। ये माना गया कि पूर्वी भारत में जिस तरह से सरकार की नीतियां रही हैं मिक्स रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन यहां पर भी 118 में से 66 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, जहां पर एनडीए को 39 सीटों पर बढ़त, 4 का नुकसान, लेकिन इंडी गठबंधन भी कहीं ना कहीं रेस में पकड़ बनाए हुए है। 25 सीटें जहां 4 की बढ़त और यहां पर एनडीए का खाता खुलता हुआ, यहां पर अदर्स की अगर बात करें तो 2 सीटों पर उनके रुझान उनके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस लिहाज से पूर्वी भारत की जो 118 सीटें हैं उसमें 66 पर रुझान, जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और कमोबेश क्योंकि जब हम बात करते हैं रीजन वाइज, अब समझते हैं कि प्रमुख उम्मीदवार कौन है। देखिए, नवनीत कौर राणा फायर ब्रांड नेता हैं महाराष्ट्र की और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं अमरावती से और इसीलिए जानी जाती हैं, तो अभी वो आगे चल रही हैं। बात करते हैं अरुण गोविल, अभिनेता हैं लेकिन राजनीति के अगर हम कहें पिच पर कितने चौके छक्के लगा पाएंगे, अभी आगे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, 80 की रसाकशी, सूबे का सबसे बड़ा राज्य। हेमा मालिनी तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी होगी। अभी भाजपा ने उन पर फिर से विश्वास जताया और अभी प्रमुख उम्मीदवारों के तौर पर हम बात करते हैं जब तो वो आगे चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम प्रमुख उम्मीदवार, तृणमूल कांग्रेस ने टिकट दिया था यूसुफ पठान को, उम्मीद थी छक्का लगेगा, लेकिन यहां पर पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से इस बार दीदी का किले की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सेंध लगाती हुई नजर आ रही है भाजपा। तो इस तरह के एक्साइटिंग ग्राफिक्स हम लगातार आते रहेंगे, लेकिन ओवर टू यू प्रखर एंड रीमा, जो बड़ी खबरें हैं खासतौर पर चुनावी विश्लेषण से जुड़ी हुई उसको जानने के लिए। शुक्रिया अंचल। और इस वक्त की अगर हम टैली की बात करें तो अब एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है और 208 सीटों पर अभी के रुझानों के मुताबिक एनडीए आगे चल रही है। तो रुझानों में एनडीए 200 के पार हो गई है। हालांकि 44 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है अभी तक के मुताबिक, लेकिन रुझानों के मुताबिक और इंडी अलायंस भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 154 सीटों पर इंडी अलायंस आगे, 58 सीटों का फायदा है और कांग्रेस अपने पिछली बार के आंकड़े से आगे जाती है, अभी रुझानों में दिखाई दे रही है। 24 सीटों का फायदा है। थे अभी ब्रेक पर जाने से पहले ये जरूर बता दें प्रदीप, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल कांग्रेस के वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस सीट की तरफ आप चर्चा कर रहे थे। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि अगर इससे कांग्रेस पार्टी और इसको आपको आखिरी तक ट्रैक करना होगा क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ जो वोट शेयर डिफरेंस होगा 4 से 5% बिल्कुल, इस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे नए रुझानों के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप इस वक्त देख रहे हैं जनादेश। और इस वक्त जो तेजी से नतीजे बदल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बीजेपी 181 सीटों पर आ गए और एनडीए 207 सीटों पर आ गए, लेकिन 251 सीटों का जो देख सकते हैं कि 51 सीटों का जो लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को। 209 सीटों पर आ गया, 50 सीटों का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है, 72 सीटों पर अकेले कांग्रेस आ गए, 26 सीटों का सीधे सीधे इजाफा दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस की पूरी बात करें तो 162 सीटों पर इंडिया अलायंस इस वक्त आगे दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, कर्नाटक से क्या खबर है इस वक्त? ये देखिए, कर्नाटक में भी इस वक्त बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि कई सीटों पर बीजेपी आगे है, खासकर मैसूर में, जहां पर मैसूर के राजवंशज वडेयर के महाराजा राजवंशज जो है यदुवीर वडेयर, वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा हुबली से प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री जो है वो 5वीं बार अगर जीत जाते हैं तो 5वीं बार सांसद बनेंगे, तो वो भी आगे चल रहे हैं। और बैंगलोर के तमाम तीनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ऐसे में बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि बीजेपी ने जो टारगेट लेकर चला है, और एग्जिट पोल्स में भी जो बता रहा है कि बीजेपी कम से कम 22 या 23 सीट जीत सकती है, तो बीजेपी इस वक्त काफी उत्साहित है। बीजेपी के खेमे में जश्न की तैयारी भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि उन सीटों पर जहां पर खासकर जो दक्षिण कर्नाटक की जो कुछ सीटें हैं, जो वक्कलिगा क्षेत्र माना जाता है, और यहां पर जमकर लड़ाई देखी गई थी फर्स्ट फेज में, और यहां जब ईवीएम्स खुलते हैं तो यहां पर किस तरह की रेस आगे होती है। लेकिन खास बात यह रहेगी कि सबकी नजर कर्नाटक पर इस वजह से भी रहेगी क्योंकि ये कांग्रेस एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का होम टाउन है। कलबुर्गी से उनके दामाद चुनाव मैदान में हैं, और ये देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक से ज्यादा सीटें जब अगर कांग्रेस नहीं जीतती तो ये बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हो सकता है एआईसीसी की अध्यक्षता पर। दो और राज्य इस बार जिसके बारे में गुत्थी सुलझ नहीं रही थी, एक झारखंड और दूसरा महाराष्ट्र। दोनों ही जगह हमारे सहयोगी अभिषेक और योगेश मौजूद है। पहले मैं जरा मुंबई का रुख करती हूँ। महाराष्ट्र में इस बार योगेश पता ही नहीं लग पा रहा था कि एनसीपी के 2 धड़े, शिवसेना टूट चुकी है 2 धड़े अभी, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें शिवसेना शिंदे गुट को फायदा दिख रहा है और बीजेपी को फायदा दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि उद्धव ठाकरे की असली शिवसेना जिसकी वो बात करते थे, उनके हाथ से अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी इस चुनाव के बाद? देखिए रीमा, फिलहाल हम मातोश्री के पास है। अभी मुझे लगता है जो रुझान है इसके आधार पे कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी जो ट्रेंड हमने शुरू में बैलेट पेपर और अभी ईवीएम तो खैर खुला ही है, उसका ट्रेंड क्लियर होगा। लेकिन एक चीज जो काफी महत्वपूर्ण है वो मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को बताने के लिए कि महाराष्ट्र का जो इस बार का पूरा देखें प्रेडिक्शंस रहा है या फिर जो जानकार बता रहे थे, जिस तरीके का आकलन किया गया, उसमें जो पहले की स्थिति भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की थी, एनडीए की, मतलब जो पहले का जो 23 सीटें पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 18 सीटें शिवसेना ने जीती थी। लेकिन इस बार जो है, इस बार काफी समीकरण बदले हैं, काफी ज्यादा कैंपेनिंग, बहुत तरीके की कैंपेनिंग की गई है। पॉलिटिकल कैंपेन के साथ साथ
क्योंकि पार्टियों में बंटवारा हुआ तो काफी चीजें सिंपैथेटिक वेव भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, अलग अलग नैरेटिव्स को पुट अप किया गया था। इन सब का असर रुझान में गुट है वो भी 3 सीटों पर आगे चल रहा है, तो इतना खराब प्रदर्शन 5 सीटों पर आगे चल रहा है, उनका भी इतना खराब प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। यूबीटी भी अब आगे हो गया और कांग्रेस 1 सीट पर आगे हो गई है। एग्जैक्टली वही मैं बता रहा था कि जो महाविकास अघाड़ी है उनका अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो जो ट्रेंड में अभी चल रहा है उसमें ट्रेंड में बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस भी एमवीए का नहीं चल रहा है, और इसलिए मैंने कहा कि कांटे की टक्कर महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। अगर आप रीजन वाइज जाएंगे, अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखेंगे जहां पे कि एनसीपी का दबदबा रहा है, जहां पे शरद पवार का दबदबा रहा है, खास करके बारामती सीट जो कि एकदम हॉट सीट मानी जा रही थी, वहां पे अगर आप देखें तो शुरुआती ट्रेंड में सुप्रिया सुले आगे दिखी थी, बाद में फिर अभी थोड़ी पीछे दिखी, फिर वो ओवरटेक कर रही है, काफी कांटे की टक्कर चली है। अगर आप कोंकण में देखें तो नारायण राणे मुश्किल से 700 से 800 वोट का अभी फिलहाल डिफरेंस थोड़ी देर पहले था, अभी हालांकि फिर ये फिगर जो है वो बदल रहे हैं। अगर आप नॉर्थ में देखेंगे जहां पे प्रियंका गांधी ने सघन रैली हुई, कई जगह डोर टू डोर कैंपेन हुआ, वहां पर नंदुरबार जो नॉर्थ महाराष्ट्र का एकदम छोर माना जाता है, वहां पे हिना गावित और साथ में गोपाल भी इनके बीच में जो कंटेस्ट था वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हिना गावित इनकम्बेंट एमपी है, लेकिन जिस तरीके की कैंपेनिंग की गई उस हिसाब से वहां की सीट काफी महत्वपूर्ण हो गई। मुंबई की अगर आप बात करें, मुंबई में इसीलिए सबकी नजर है क्योंकि कुछ नए चेहरे भी मुंबई में लाए गए, मतलब पूनम महाजन को हटाया गया, गोपाल शेट्टी की बजाय पीयूष गोयल को लाया गया। आप जिस सीट की बात कर रहे हैं बारामती, सुप्रिया सुले पीछे चल रही है वहां से, तो सुप्रिया सुले अगर पीछे चल रही है तो संकेत तो साफ ही है फिर। देखिए नहीं, मैंने आपको वही कहा कि जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है उसमें अभी ट्रेंडिंग काफी फ्लक्चुएट कर रहा है, ट्रेंडिंग आगे पीछे अगर आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग में काफी कम वोटों का अंतर अभी पड़ रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि काफी महत्वपूर्ण हो रहा है कांटे की टक्कर एक तरीके से, क्योंकि अगर आप सुनेत्रा पवार के बारे में देखें तो कल बैनरबाजी भी हुई है बारामती में, बैनर बजावते उनके विजय की घोष के साथ बैनरबाजी भी वहां पे की गई है और दोनों तरफ से की गई है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे लग रहा है जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी थोड़ी देर में, और मुझे लगता है जब तक काफी ज्यादा बड़ा फासला नहीं दिख जाता तब तक मुझे लगता है कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी महाराष्ट्र में इस वक्त। ठीक है, हमारे साथ अभिषेक रांची से जुड़ चुके हैं, और अभिषेक आपसे मैं सवाल पूछूं उसके पहले अपडेट जो हमारे पास झारखंड को लेकर है वो ये है कि बीजेपी इस वक्त 5 सीटों पर आगे है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 1 पर, और यूपी में बीजेपी सीटों पर आगे हो गई है, तो आगे हो गई है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में अब 31 सीटों पर लगातार जो टैली है वो बदलती जा रही है। ओडिशा में बीजेपी 3 सीटों पर आगे है, और उत्तर प्रदेश जिसकी बात अभी हम लगातार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो नुकसान होता दिखाई दे रहा है उसकी उम्मीद जो है वो उड़ीसा और आंध्रा, तेलंगाना और बंगाल से या बीजेपी को कवर वहां से करना होगा। लेकिन अभी ये रुझान ही है ना, और बहुत ही कम मार्जिन से अभी रुझान आगे पीछे हो रहे हैं, तो 31 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे है। हालांकि एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी को 65 से 70 सीटें तक दिखाई दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 28 सीटों पर आगे हो गई है। प्रखर बिल्कुल, और उड़ीसा में बीजेपी थोड़ा ठीक करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप कह रही है कि बहुत अच्छी खुशखबरी नहीं है, मैं आपका विषय इसको अन्यथा नहीं लेता, लेकिन हमारे लिए बहुत टैली के आधार पर बात कर रही हूं, मैं अपने मन से बात नहीं कर रही। टैली के आधार पे 31 भारतीय जनता पार्टी को दिखाया गया है आगे, हाँ। टैली के आधार पे ही, और 28 सपा को दिखाया गया है टैली के आधार पे ही। तो हम लोग 5 के स्कोर में थे, 19 का जो चुनाव हुआ था 24 के हिसाब से, और आज मंगल का दिन, हम चाहते हैं पूरे देश का ही मंगल होगा, पूरी तरह आश्वस्त है, उत्तर प्रदेश का मंगल होगा, हमें पूरी उम्मीद है। अभी आपकी बात ठीक है, आप सीनियर पत्रकार हैं, टैली है, लेकिन शुरुआती रुझान से लग रहा है कि पूरी टक्कर जो हमने ज़मीन पर देखा, और जो मैंने एक ही बात कही है शुरू से कह रहा हूँ मैं, इंडिया प्लस पीडीए प्लस इंडिया, उसके साथ खड़े हो गए मातृशक्ति, युवा, किसान। ठीक है, हमारे साथ रांची में हमारे संवाददाता अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, मैं आपसे सवाल पूछूं उसके पहले टैली में आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं। 5 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीटों पर आगे है, उसकी सहयोगी कांग्रेस 1 सीटों पर आगे है। तो झारखंड जैसा माना जा रहा था एग्जिट पोल में कि बीजेपी को एक तरफा सफलता मिलेगी, लेकिन शुरुआती रुझानों में ऐसा नहीं दिख रहा है, कांग्रेस और जेएमएम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हावी रहे? क्या हेमंत सोरेन का आखिरी समय में जेल जाना क्या इन रुझानों को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है? अभिषेक,
बिल्कुल, देखिए अगर झारखंड की हम बात करें तो 2019 के मुकाबले 2024 का जो चुनाव है ये ज्यादा दिलचस्प चुनाव है, या कह सकते हैं कि इसमें जो गठबंधन है वो एक कड़ी चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है झारखंड में एनडीए को। पिछली बार 2019 में 12 सीटों पर जो है वो एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इस बार जो है लेकिन मुकाबला जो है वो हर सीट पर जो है कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस ने राजमहल का सीट जीता था पिछली बार, और कांग्रेस की गीता कोड़ा ने जो है सिंहभूम सीट से जो है जीत दर्ज की थी। हालांकि गीता कोड़ा इस बार जो है बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही है। रुझानों में फिलहाल जो भी है, लेकिन अभी अगर ताजे जो रुझान आ रहे हैं उसमें गोड्डा से बीजेपी के 3 बार सांसद रहे हैं गोड्डा सीट से निशिकांत दुबे, वो आगे चल रहे हैं। दुमका से एक बड़ा सेटबैक आप कह सकते हैं महागठबंधन के लिए, क्योंकि सीता सोरेन जो कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू भी है, सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की पत्नी, वो वहां पर दुमका लोकसभा क्षेत्र से वो आगे चल रही है। गिरिडीह जहां जो कि बिल्कुल नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता था, और वहां पर जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जो एनडीए अलायंस से है यानी कि आसू पार्टी से है, वो वहां पर आगे चल रहे हैं। रांची से भी जो शुरुआती अभी रुझान आने हैं वो बाकी है। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी जो है कोडरमा से वो आगे चल रही है। तो अभी फिलहाल अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो जिस तरीके से एग्जिट पोल में भी हमने देखा कि एनडीए को 10 से लेकर के 12 सीटों का उसमें जो है अनुमान लगाया गया था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन वो जेल में है, चंपाई सोरेन जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे, कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की जो पत्नी है वो पूरे चुनाव का जो है कैंपेन बाका बागडोर उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ था। तो एक आदिवासी सहानुभूति वोट जेएमएम की ओर जाता है या नहीं जाता है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार और विकास का जो मुद्दा रहा है पूरे झारखंड में, जिस तरीके से एक मॉडल पेश किया गया देवघर में, गोड्डा संसदीय क्षेत्र में निशिकांत दुबे द्वारा एम्स, एयरपोर्ट, 4 लेन कनेक्टिविटी, रेलवेज की कनेक्टिविटी, जिस तरीके से जो केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का जो यहाँ पर विस्तार किया गया है वो प्रभावी होता है, या फिर यहाँ पर जो है जनजातीय जो समीकरण है वो यहाँ पर प्रभावी होता है, ये देखना होगा। और रुझान क्या कह रहे हैं उन्हीं पर जरा निगाह डालने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, हम जरा अपने सहयोगी सुरेश जायसवाल का रुख करते हैं जो डेटा के साथ डेटा सेंटर में मौजूद है। सुरेश। धन्यवाद रीमा। इस समय हम डीडी न्यूज़ के डेटा सेंटर में मौजूद हैं। डीडी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी देने के लिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे जनता तक पहुंचाने के लिए एक डेटा सेंटर बनाया है, जहां हमारे तमाम सहयोगी देश भर से आंकड़ों का सटीक विश्लेषण कर रहे हैं और फिर से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने पूरे देश को 6 भागों में बांटा है। इन भागों में क्या नतीजे हैं, क्या रुझान है, उनका आकलन हमारे सहयोगी कर रहे हैं और उनको आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी देखिए आप ये बैठे हुए हैं जो आपको राज्यवार ये विश्लेषण देंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी पंकज तिवारी हैं जो आपको पश्चिम क्षेत्र का डाटा बताएंगे। पंकज, पश्चिम में क्या राज्यों में क्या अपडेट है इस समय? सुरेश, पश्चिम में 103 सीटें हैं कुल, और जो मेरे पास टैली है उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 17, शिवसेना को 6, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 5 और इंडिपेंडेंट को 2 और एनसीपी शरद पवार को 1 सीट मिल रही है। सुरेश, ये मेरे पास अपडेट है। और गुजरात में जो 21 सीटों पर भाजपा आगे है और 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है। और जो केंद्रीय मंत्री हैं गांधीनगर सीट से अमित शाह आगे चल रहे हैं, पोरबंदर सीट से मनसुख मांडविया आगे चल रहे हैं। यानी गुजरात की बात करें तो बीजेपी को कुछ नुकसान होता नजर आ रहा है। इसके बाद हमारे सहयोगी अतुल जी हैं जो उत्तर भारत पे नजर लगे हुए हैं। अतुल, उत्तर भारत के नतीजे काफी अभी क्या चौंकाने वाले लग रहे हैं आपको? सुरेश जी, उत्तर भारत से हमें बहुत चौंकाने वाले नतीजे मिल रहे हैं। हालांकि इन कुल 126 सीटें हैं उत्तर भारत में, जहां पर हमें मतलब बराबर की फाइट दिख रही है। पिछली बार 96 सीटों पर भाजपा आगे थी, हालांकि अब की बार काफ़ी कठिन दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश से हमें लगभग चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं। मैं नतीजे नहीं कहूँगा, ये बदल भी सकते हैं। अभी पहले राउंड की काउंटिंग, लगभग 2 राउंड की काउंटिंग हुई है, तो ये नतीजे कुछ और हो सकते हैं। लेकिन रुझान जो हमें मिल रहे हैं हरियाणा से, हरियाणा में कांग्रेस काफ़ी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में कांग्रेस काफ़ी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है।
पंजाब में काफ़ी अच्छा करती हुई कांग्रेस और भाजपा वहाँ पंजाब में कड़ी टक्कर दे रही है। आम आदमी पार्टी को पंजाब से नुकसान हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पल पल नतीजे रुझान बदल रहे हैं। और वीआईपी सीटों की बात करें, स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पे हम नज़र रखेंगे। यूपी में तमाम दिग्गज अपनी अपनी सीटों से तो आगे चल रहे हैं, लेकिन यूपी में एनडीए और एनडीए का बीच लगातार कांटे का मुकाबला बना हुआ है। इस चुनाव में दक्षिण भारत पर सबकी नजर थी, खासतौर पर बीजेपी ने दक्षिण भारत पर बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है। रवि जी हमारे साथ हैं जो दक्षिण पर नजर रखे हुए हैं। रवि जी, क्या कह रहे हैं दक्षिण के नतीजे आपके? सुरेश, देखें, दक्षिण भारत में अगर हम इस बात को देखें तो दक्षिण भारत में बीजेपी को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन जो बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें दक्षिण भारत में जहां से पिछली बार लाई थी कर्नाटका में, वहां पे जो इंडी गठबंधन है उसको अभी से 10 सीटों की बढ़त है, तो बीजेपी को थोड़ा नुकसान वहां पे है। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। अभी कुछ देर पहले तमिलनाडु से 1 सीट पर बीजेपी आगे हुई थी, तिरुनेलवेली से, और केरला से 3 सीटों पर आगे हुई थी। हालांकि वो लीड अभी चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो कई राउंड्स की अभी काउंटिंग होनी बाकी है, तो केरला और तमिलनाडु से बीजेपी के लिए अच्छे नतीजे आ सकते हैं, और बाकी कर्नाटक में उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी रवि, जैसा कि रवि जी बता रहे हैं कि बीजेपी को दक्षिण भारत से काफ़ी नतीजे उम्मीदें थी, और वो उम्मीद इन मतगणना के रुझानों में साफ दिख रही है। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष हैं, जो पंजाब और दिल्ली के नतीजों के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देंगे। संतोष, बताइए क्या अपडेट है? दिल्ली में अभी 7 सीटों पे रुझान आए हुए हैं, और उसमें बीजेपी 5 सीटों पे आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पे आगे चल रही है। और पंजाब में कांग्रेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और एक सेकंड रुकिए ना, पंजाब तो उसने बोल लिया था ना, पंजाब पे। हाँ, आप पंजाब को बता दिया आपने। पंजाब में आम आदमी पार्टी जिस तरह से उतना बेहतर जो नतीजे थे उसको उम्मीद थी, वो शायद नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव भी हैं जो आपको मध्य भारत के बारे में बताएंगे। देखिए, बिल्कुल सुरेश, जो बात आप कह रहे हैं, और ये जो हमारा दूरदर्शन का ये डाटा सेंटर बना हुआ है, पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी हार्टलैंड की अगर बात करें तो यूपी में बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन उससे पीछे होती दिख रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में बीजेपी अब तक के रुझानों में रुझान जो है उसके लिए हमें आरेंद्र का रुख करना होगा। डेटा सेंटर पर आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन टॉस करते हैं आरेंद्र की तरफ। आरेंद्र, समझना जरूरी है, जो बड़े नतीजे हैं वो बड़े राज्यों से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त 80 सीटों से किसके हिस्से में 80 में से 75 गए हैं। 34 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। कांग्रेस भी 7 पे अपनी मौजूदगी दिखा रही है, जबकि 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी एक दमदार मौजूदगी के साथ में दिखाई पड़ रही है। तो ये अपने आप में हमको रोकना चाह रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है विदिशा से, जो है शिवराज सिंह चौहान जो है 35,000 वोटों से आगे, और जो टैली आप देख रहे हैं, कांटे की टक्कर इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में नजर आ रही है। 256 सीटों पर जो है इस वक्त एनडीए 4 दिन से आगे चल रही है। 221 सीटें जिसमें बीजेपी की अकेली है, जिसमें वो आगे चल रही है। कांग्रेस 90 सीटों पर आगे चल रही है। 40 सीटों का सुधार उसकी पिछली टैली में हुआ है। वहीं 250 का आंकड़ा एनडीए ने कुल मिलाकर रुझानों के मुताबिक छू लिया है। 250 के आंकड़े को लगभग पार कर लिया है, और रुझानों के मुताबिक बहुमत के लिए जो 272 का जादुई नंबर चाहिए उसके बहुत करीब अब एनडीए अलायंस जाता हुआ दिख रहा है। 250 का आंकड़ा है, 272 चाहिए, यानी कि बहुत ही करीब। अभी 70 सीटों के अभी रुझान अभी और आना बाकी है। बिल्कुल, तो बहुमत के लिए जो मैजिक फिगर की हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ एनडीए तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 221 सीटों पर आगे हो गई है, और भदोही से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हम लगातार आपको आप देखिए स्क्रॉल में हम कौन कौन से उम्मीदवार कहां से कितने मतों से आगे चल रहे हैं वो दिखा रहे हैं। और कांग्रेस इस वक्त देखें तो 90 सीटों पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस के लिए कोई बुरी खबर नहीं है, बल्कि कांग्रेस का ठीक है रीमा, अब जो कांग्रेस के लिए बुरी खबर नहीं है। और हमारे साथ पोलस्टर बैठे हुए हैं प्रदीप,
तो प्रदीप को ग्रिल करने का समय आ गया है, क्योंकि आप लोग जिस तरह के एग्जिट पोल दे रहे थे, जो एक तरफा जो एनडीए को 400 पार, 370 और 380 दे रहे थे, तो अब आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। हालांकि बहुत जल्दी है, रुझान है, अभी नतीजे नहीं है, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल पूरे भारत में आए थे, मुख्यतः आपके और अन्य बड़े लोगों के, उसके मुताबिक ये एग्जिट पोल जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सवालों के घेरे में आप लगातार थे प्रदीप। मेरा ये कहना है, मेरा कहना है रीमा जी, मेरा कहना है रीमा और प्रखर हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आपने नेताओं की भाषा बोलने लगे प्रदीप, इसलिए कह रहा हूं, ये तो नेता बोलते थे कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी एक राउंड की काउंटिंग खत्म होने के पहले ही आप जो है ये कंक्लूड कर रहे हैं कि कोई सीट जो है कोई पार्टी एक्स या पार्टी वाई उसमें जीतने अभी मार्जिन 5,000 10,000 भी नहीं है। अगर यही ट्रेंड इस तरीके के रहते हैं तो आप देखेंगे एनडीए गठबंधन और नीचे चले जाएगा, बहुमत के भी नीचे चले जाएगा। तो एक बार हम वेट करते हैं थोड़े समय के लिए, और उसके बाद ये बात तो साफ हो गई है कि सरकार पूरी तरह से एनडीए की बन रही है और जादुई फिगर जो है उसके करीब लगभग रुझानों के मुताबिक एनडीए पहुंच रहा है। हमारा सवाल ये था कि जिस तरह का की जो बात की जा रही थी, बहुत बड़ा गैप रहेगा, वो चीज रुझानों के मुताबिक फिलहाल नहीं दे रही। जगदीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये स्थिति क्यों दिख रही है? इतना बहुत कम अंतर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, जबकि राम मंदिर एक बड़ा इशू था और राम मंदिर उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए ऐसा लग रहा था कि उसके कारण। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया, प्रदीप से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रदीप, जो सवाल में थोड़ा एड ऑन में करना चाहता हूं कि बार बार ये चर्चा हुई है, बीजेपी के कई नेताओं से भी मेरी बात हुई और कई राजनीतिक विश्लेषकों से बात हुई, वो भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं टिकट वितरण में, देखिए अगर ये चीज, क्योंकि जितने चेहरे हटाए गए अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में उतने चेंजेस नहीं किए, ये रुझान कंटिन्यू होते हैं तो आप ये समझ लेंगे कि ये चुनाव फिर कैंडिडेट के बेस पे चीज हो जाएगी, जिसकी आप बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आप एमपी लेवल की जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, वो जो फैक्टर है वो हावी होगा अगर ये रुझान कंटिन्यू होते हैं तो। ठीक है, हमें आरेंद्र के पास चलना होगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन भुवन भास्कर जी, जितना मैं समझ, पूर्वी वोट जिसकी बात थी और आपके उम्मीदवारों की चर्चा थी, उसका फल मिलता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है रोजगार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो पोल खुली है, किसानों की जो दुर्दशा हुई है, ये प्रमुख कारण रहा, और जो पीडीए का सूत्र था वो जमीनी हकीकत तक अभी तो हम पहुंचा। उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं और उस पर जरा फिर से आते हैं, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के फौरन बाद कुछ नए आंकड़े तब तक आ चुके होंगे, उसके साथ जुड़ेंगे और आपको डेटा सेंटर भी लेकर जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं सबसे सटीक और भरोसेमंद नतीजे सीधे हमारे स्टूडियो से, और हमारे सहयोगी तमाम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि सारे डेटा सेंटर पर भी मौजूद हैं। इस वक्त हम जरा अपने सहयोगी आरेंद्र का रुख करते हैं, जो कि स्टेट वाइज आपको तमाम जानकारी देंगे। आरेंद्र। शुक्रिया रीमा, और निश्चित तौर से इस वक्त की बड़ी तस्वीर जिसका जिक्र आप लोग लगातार कर रहे हैं कि 272 का जादुई आंकड़ा छूने की ओर एनडीए बढ़ रहा है, तो 200 के आसपास में इंडिया गठबंधन भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन ये आंकड़े कहां से निकल के आ रहे हैं उसको समझना जरूरी है। और हम अगर राज्यवार बात करें, क्योंकि जिन बड़े राज्यों से नतीजे निकल के आ रहे हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा राज्य जहां पे 80 सीटें हैं। तो इन 80 सीटों में से इस वक्त किसके हिस्से में क्या जा रहा है, उनमें से 80 में से 76 सीटों के रुझान आ चुके हैं। ये शुरुआती रुझान है, जिनमें से 34 पर बीजेपी आगे है, जो कि अपने पिछले प्रदर्शन से काफी पीछे है।
कांग्रेस 7 सीटों पर, एसपी 33 सीटों पर दमदार मौजूदगी दिखा रही है। आरएलडी एक सीट पे आगे जो कि एनडीए का हिस्सा है। इसके अलावा अपना दल के पास भी अभी फिलहाल सीटें नजर नहीं आ रही। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से बड़े रुझान यहां से दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए उतना बेहतर करता दिखाई नहीं पड़ रहा। पश्चिम बंगाल की बात की जाए, यहां पर भी बड़ी संख्या में सीटें हैं और यहां की 42 सीटों के रुझान में बात की जाए तो बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी 20 सीटों पे बढ़त दिखा रही है। पिछली बार 18 सीटें थी, 2 का भी उसे बढ़त दिख रही है। कांग्रेस भी 3 पे मौजूदगी है और तृणमूल कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन से कम नीचे 18 के आसपास इस वक्त दिखाई पड़ रही है। लेफ्ट में के हिस्से भी 1 सीट जाती दिखाई पड़ रही है। तो ये वो बड़े राज्य हैं जहां से सियासी तस्वीर बदल सकती है। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश क्योंकि जो देश का दिल है, वहां की 29 सीटों में से इस वक्त क्या हाल है। 28 सीटें पिछली बार आई थी बीजेपी के हिस्से में, इस बार भी कमोवेश वही स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों के बाद में अगर बात की जाए राजस्थान की 25 सीटों में लगातार बात हो रही थी कि यहां पर पिछला प्रदर्शन शायद बीजेपी नहीं दोहरा पाएगी, लेकिन इस वक्त वही स्थिति कमोवेश दिख रही है। 14 के आसपास बीजेपी नजर आ रही है। तो वहीं 9 सीटों पर कांग्रेस दिखाई पड़ रही है, 2 पर अदर्स भी है। अदर्स में इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीटें थी, जिनमें से बाड़मेर भी एक सीट थी जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी की जीत को लेकर तमाम प्रकार के चर्चाएं भी गर्म रही हैं। इसी तरीके से कुछ और बड़े राज्यों की बात की जाए तो बिहार की बात करते हैं। बिहार की 40 सीटों का इस वक्त क्या हाल है, उनमें से 30 का रुझान आ चुका है। बीजेपी 12 सीटों पर है, कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई, जेडीयू 6 सीटों पर, जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और इंडिया अलायंस के साथ में कांग्रेस की 2 और 5 आरजेडी की हैं। इसके अलावा अदर्स के खाते में भी 5 जा रही हैं। हालांकि अभी देखा जाए तो उतना बेहतर प्रदर्शन फिलहाल अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एनडीए के लिहाज से यहां पर टक्कर देता इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, अंतिम आंकड़े आना बाकी है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र भी अपने आप में सबसे बड़े राज्यों में से 48 लोकसभा की सीटें यहां पे हैं और एनडीए किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है उसको देखना समझना जरूरी है। बीजेपी 9 सीटों पर है, कांग्रेस 2 पर, शिवसेना 8 सीटों पर। शिवसेना जो शिंदे गुट की बात है, जिनके पास में अधिकृत तौर पर तीर का निशान है। उद्धव का गुट जो है उसके पास 6 सीटें हैं। एनसीपी फिलहाल 0 पे है, यानी कि बारामती सीट पर भी एनसीपी अपनी मौजूदगी नहीं दिखा पा रही है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के नतीजे अपने आप में किस तरीके से आगे आते हैं। बात असम की जाए तो उत्तर पूर्व के लिहाज से 14 सीटों वाला ये असम राज्य बेहद महत्वपूर्ण रहा है। बीजेपी के लिहाज से पिछली बार बहुत बेहतर प्रदर्शन था। अभी 14 में से 14 के रुझान आ गए हैं और 8 सीटों पर बीजेपी अपनी मौजूदगी दिखा रही है, 3 पर कांग्रेस है और एजीपी 1 सीट पर बनी हुई है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस तरीके से, लेकिन देखना दिलचस्प ये भी होगा। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु का जिक्र करते हैं क्योंकि खाता खुलने को लेकर लगातार बात होती है, क्योंकि उत्तर भारतीय पार्टी के तौर पर बीजेपी की बात होती है। बीजेपी फिलहाल अभी अपनी मौजूदगी नहीं दिखा पा रही है। 32 सीटों के रुझान आ चुके हैं, कांग्रेस 9 पर है, डीएमके 16 पर है और एआईएडीएमके 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दिखा रही है। ये अपने आप में दिलचस्प है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कुछ और राज्यों की तो उसमें आप देख सकते हैं गुजरात की 26 में से 1 सीट का नतीजा हम सब जानते हैं सूरत का आ चुका था। 25 सीटों में आने बाकी, हालांकि 26 के रुझान आ गए हैं और 21 सीटों पर बीजेपी अपनी मौजूदगी दिखा रही है, 5 पर कांग्रेस, क्योंकि सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। यहां पर गुजरात की हम बात कर रहे थे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हम कर सकते हैं अरुणाचल, इसके अलावा आंध्र प्रदेश की, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मौजूदगी दिखाने की बात लगातार हो रही थी और बीजेपी यहां पर 4 सीटों के साथ में अपनी मौजूदगी दिखाती नजर आ रही है, जो दिखाता है कि दक्षिण की ओर जो बढ़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा था वो दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए एक बड़ी तस्वीर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि आखिर कैसे देश में इस वक्त 270 के आंकड़े के आसपास एनडीए पहुंच गया है और 192 के आसपास में जो स्थिति है वो बनी हुई है इंडिया गठबंधन की। तो ये कमोवेश स्थिति दिखाई पड़ रही, 270 272 से 2 पीछे, लेकिन पिछले प्रदर्शन से अपने पीछे इस वक्त एनडीए दिखाई पड़ रहा है। 192 पे 80 की बढ़त के साथ इस वक्त इंडिया गठबंधन अपनी मौजूदगी दिखा रहा है और 27 सीटों के साथ में अदर्स भी अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किन किन राज्यों से किसके हिस्से में क्या आता है और किसका सरकार बनती है, किसके हिस्से में जनादेश आता है। वापस आपके पास चलते हैं रीमा और प्रखर। धन्यवाद आर्येंद्र। इस वक्त 272 सीटों पर एनडीए पहुंच चुका है। बहुमत के आंकड़े को एनडीए ने कम से कम इस वक्त छू लिया है। आप देख सकते हैं कि रुझानों में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जिसमें 232 सीटें अकेले बीजेपी की हैं और बाकी 40 सीटें सहयोगी दलों की है। 272 पर एनडीए। मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं एक बार फिर से। मोदी के नेतृत्व में 272 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है और रुझानों पार भी कर लिया है। एक बार फिर एनडीए सरकार बनती हुई देश में दिखाई दे रही है। तो इसका आकलन भी अब होगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो 272 का आंकड़ा है प्रदीप,
जिसकी आप लगातार बात कर रहे थे, अब आपके चेहरे पर मुस्कान आई है। मैं प्रखर को यही कह रहा था कि ये तो अभी बहुत शुरुआत है, बहुत इनिशियली एकदम से ग्रिल नहीं करना चाहिए, ग्रिलिंग जो है थोड़ा समय के लिए इंतजार करना चाहिए। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अभी ईवीएम के भी जो पूरे के पूरे वोट्स हैं वो काउंट होना जस्ट इनिशियली शुरू है, एक राउंड भी खत्म नहीं हुआ है। चुनाव एक तरफा ही होगा प्रखर जी, या तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा या नीचे की तरफ बढ़ेगा, ये पास्ट ट्रेंड मेरे कहता है। साथ हमारे साथ मदन जी भी है। मदन जी, ये समझने की जरूरत है, हालांकि बहुत ही काल्पनिक सवाल है, स्थिति अभी 9:43 हुए हैं, अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन अगर गठबंधन सरकार बनती है, हालांकि गठबंधन सरकार पहले भी थी, बीजेपी को अकेले बहुमत था, तो एक नया अनुभव प्रधानमंत्री मोदी के सामने होगा कि उसके पहले कभी उन्होंने मिली जुली गठबंधन की सरकार इस तरह की नहीं चलाई है जिसमें उनकी पार्टी को बहुमत ना हो। तो ये जो एनडीए को जो बहुमत मिलता है दिखाई दे रहा है, परिस्थितियां किस ओर इशारा कर रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो नतीजे जिस तरह से बदल रहे हैं, तो बीजेपी अपने बूते एक बहुमत का आंकड़ा 272 का जुटा लेगी। अच्छा, लेकिन 234 पे तो पहुंच चुकी है। हाँ, ऑलरेडी पहुंच चुकी है। मुझे लगता है कि वो जुटा लेगी, लेकिन फिर भी अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कोई मुझे लगता है कोई इशू उसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन रुझानों से इतना जरूर एक नजर आ रहा है कि जो 400 पार का टारगेट था शायद वो पूरा ना हो पाए। और दूसरा ये भी एक दिख रहा है कि इस बार बीजेपी या एनडीए जिसकी भी सरकार बनती है उसको एक मजबूत विपक्ष मिलने वाला है। नहीं मदन जी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जी बार बार कहा कि 400 पार, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, हाँ। वो सिर्फ विपक्ष को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन देखिए, क्योंकि ये बड़ी खबर आ रही है, जरा एक बार अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, जो कि मुकेश हरियाणा में मौजूद है इस वक्त, शैलेंद्र बीजेपी हेडक्वार्टर में है, उर्मिलेश ईटानगर में है। लेकिन क्योंकि बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, तो शैलेंद्र मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 272 का मैजिक फिगर, रुझानों के मुताबिक एनडीए की फिर से सरकार तीसरी बार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी देखिए रीमा, निश्चित तौर पर एनडीए को बहुमत मिलेगा और वो बहुमत के आंकड़े से आगे होगी, इस बात में कहीं कोई कभी संदेह रहा नहीं। और बीजेपी भी यह मानती रही कि बीजेपी अपने दम पर भी बहुमत पाएगी। लेकिन क्या बीजेपी बहुमत के आंकड़े से अपने दम पर आगे होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर अब निगाहें बीजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो अपने हिसाब से रुझानों पर नज़र लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी सी एक तरह से देखें तो टक्कर वाली खबरें हैं, और ये वहाँ थोड़ा ज़मीन पर दिखता भी था कि टक्कर हैं, और ऐसा माना जा रहा था कि बहुत कम मार्जिन से कई सीटों पर हार जीत का फैसला होगा। तो फिलहाल रुझानों में ये दिखाई भी दे रहा है कि कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है। एक बड़ी वजह ये मैं मान सकता हूँ, जो मैं उत्तर प्रदेश गया था, कि तमाम वो कद्दावर नेता जो बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेता कभी रहा करते थे, पंच प्यारे हो या फिर मायावती के बाद बहुत बड़े नेता के तौर पर वो बसपा में स्थापित थे, उनमें से कई नेता देखें तो इस बार समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। आर के चौधरी मोहनलालगंज से, लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से, इस तरह से तमाम नेता। और बसपा के कमजोर होने से दलित वोट बैंक क्या बीजेपी के बजाय इंडी गठबंधन को ज्यादा शिफ्ट हुआ है, ये अभी इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती रुझान है। सीट जो आप बात कर रहे हैं, यही मैं कह रहा था कि बीएसपी बहुत कमजोर हुई। 10 सीट पे चुनाव जीती थी, उसमें बीएसपी के कमजोर होने का फायदा क्या इंडी गठबंधन को ज्यादा मिला है, इस पर बहस होगी, चर्चा होगी। क्योंकि कई जगहों पर यह दिख रहा था कि दलित वोट बैंक इंडी गठबंधन को शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बसपा का वोट बैंक था, खासकर युवा मतदाता जो दलित मतदाता था। क्या संविधान वाली जो खबर कुछ बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए, उसका कुछ आंशिक असर दिखा, इस पर भी विवेचना होगी। चूंकि बहुत शुरुआती ये भी कहा जा रहा है कि पिछली बार चूंकि बीएसपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पिछली बार बीएसपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीएसपी के कैडर जो था उसने कई लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया था। लेकिन इस बार बीएसपी पूरी 80 सीटों पर है, तो ऐसे में जो है वो बीएसपी का कैडर जो उसका था, बेस जो था, वापस उसकी तरफ शिफ्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा है, क्योंकि बीएसपी के कैडर ने बड़ी तादाद में, जिन 40 सीटों पर बीएसपी नहीं थी, बीजेपी को वोट किया था। ये भी एक कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है शैलेंद्र। हाँ, ये एक प्रकार इसमें एक बात और है कि सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन सपा को बसपा का वो ट्रांसफर नहीं हुआ था। ये बिल्कुल दिख रहा था। बसपा इसीलिए बेहतर प्रदर्शन कर पाई थी कि उसने 10 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस से गठबंधन है और कई सीटों पर ऐसा लग रहा था, जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, कि वहां समाजवादी पार्टी का वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को शिफ्ट हो रहा है। आप बाराबंकी की बात करें, मुझे नतीजे नहीं पता अभी क्या रुझान है, वह क्या है। तनुज पुनिया बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूत सीट एक तरह से कहे वो कांग्रेस मान कर चल रही है। अब रुझानों में कौन जीतता है वो देखना होगा। लेकिन और इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, कोयंबटूर सीट से बीजेपी के अन्नामलाई आगे चल रहे हैं। प्रदीप, ये बहुत बड़ी खबर है, रीमा एक बहुत बड़ी खबर है।
तमिलनाडु में अन्नामलाई, दक्षिण में पूरे हीरो बन के उभरे थे और कोयम्बटूर सीट से इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और भाजपा के अध्यक्ष भी हैं वहां, उनके कंधों पर, उनकी पॉपुलैरिटी पर इस बार बीजेपी ने काफी ज्यादा भरोसा जताया था और माना जा रहा था कि तमिलनाडु में कुछ भी हो सकता है। अब जरा एक बार हरियाणा का भी रुख कर लेते हैं बिल्कुल प्रखर, क्योंकि हरियाणा में भी इस बार बाजी कई सीटों पर बहुत ज्यादा क्रूशियल थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। अब से कुछ देर पहले तक वो आगे चल रही थी, लेकिन सुल्तानपुर सीट से अब मेनका गांधी पीछे हो गई है। लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। इस बार रायबरेली वर्चस्व की लड़ाई थी राहुल गांधी के लिए, और सारण से बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी आगे चल रहे हैं, जिनके सामने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य थी। धारवाड़ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ये कर्नाटक से खबर आ रही है जहां पर कि प्रहलाद जोशी आगे चल रहे हैं। और अन्नामलाई, ये एक बड़ी खबर है जो कि कोयम्बटूर से आगे चल रहे हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे आ गए, ये महाराष्ट्र से खबर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर, लेकिन इस वक्त मेरे हिसाब से तो कोयम्बटूर से अन्नामलाई के आगे होना है। जो है मैं कहूंगा इसको आखिरी तक ट्रैक करने की जरूरत है। हिस्टोरिकली भारतीय जनता पार्टी का इसमें 30% तक का वोट शेयर भी रहा है, तो ये अभी फर्स्ट राउंड के प्रदीप, कोयम्बटूर सीट को लेकर ये भी अंदर खाने की खबर है कि इसको अन्नामलाई को हराने के लिए डीएमके और एआईडीएमके दोनों ने अंदर हाथ मिला लिया कि अन्नामलाई के रथ को रोकना है। अपने सीट के आंकड़े को नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि अन्नामलाई बहुत बड़ा थ्रेट है। जो द्रविड़ राजनीति है उसके लिए एक बड़ा थ्रेट बनकर के लिए कोई भी नेशनल पार्टी बहुत बड़ा थ्रेट है। जी, मुकेश शुक्ला का रुख कर लेते हैं हरियाणा में। मुकेश, कई सीटों को लेकर हरियाणा में अभी इस वक्त आगे पीछे रुझान चल रहे हैं। आप जहां मौजूद है, थोड़ा सा तस्वीरों के माध्यम से और बताइए कि क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन क्या कह रहा है? बिल्कुल, हरियाणा में इस समय मैं गुरुग्राम में हूँ और यहाँ रेवाड़ी और गुरुग्राम जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी काउंटिंग चल रही है। पटौदी की वोटिंग यहाँ पर काउंट की जा रही है, जहाँ से राव इंद्रजीत सिंह और राज बब्बर के बीच कांटे की टक्कर है। फिलहाल राज बब्बर ने यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बना ली है, 10,000 से ज्यादा की वो बढ़त बना चुके हैं। और वहीं राव इंद्रजीत यहाँ से पीछे। जिस तरह का जाटों को लेकर के मनाने का सिलसिला था भारतीय जनता पार्टी का, जो नाराजगी थी, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो परिणाम है वो कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। लेकिन अभी 6 और 5 और 3 की जो गिनती है वो दिख रही है कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ बढ़त बनवाए हुए, और जो पूर्व में मंत्री रहे। मुकेश, एक बीच में रोक रहा हूं, ये जो आप जो राज बब्बर की बढ़त बता रहे हैं, ये कितने राउंड की बढ़त है? ये कितने राउंड की गिनती हो गई वहां पर? जब जो ईवीएम की गिनती शुरू हुई है सेकंड राउंड की, उसमें वो बढ़त बना करके आगे चल रहे हैं। और वहां पर राव इंद्रजीत के लिए अभी थोड़ी सी मुश्किलें बनी हुई है, लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस है, जो कि शुरुआती रुझान है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी शानदार प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जो पिछले मुख्यमंत्री थे वो भी यहाँ बढ़त बनाए हुए हैं, और खुद जो वहां पर दीपेंद्र हुड्डा के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है, क्योंकि वो भी रोहतक से कांग्रेस की तरफ से बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए, लगातार पल पल खबर मुकेश आ रहे हैं आपके पास, लेकिन भाजपा सभी 7 सीटों पर दिल्ली में आगे हो गई है। प्रदीप, एक सीट जिसकी बात चल रही थी अब वो सीट पर भी आ गई हो। आप लगातार एक बात कह रहे हैं कि अभी रुझान ही रुझान है। मैं बार-बार एक बात को कह रहा हूं कि इवन जो पल पल खबर है, रीमा, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं कि मार्जिन कम होंगी और कई सीट्स पे, पर उससे ओवरऑल ट्रेंड होना, चेंज होना मुश्किल है। लेकिन अभी ये बड़ी खबर यही दिल्ली की है कि भाजपा जो है वो 7 सीटों पर आगे। अगर दिल्ली के अंदर 7 सीट पे बीजेपी लीड कर रही, मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है। और अगर यूपी में, हालांकि मैं आपको हरियाणा बता दूं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है, वो कुरुक्षेत्र की सीट हो सकती है, उसमें भी मार्जिन आगे तक जाएगी। आप थोड़ा सा, क्योंकि वो भी क्लोज मार्जिन सीट है, तो हमें इस इलेक्शन को थोड़ा 1-1.5 घंटे के लिए और देखना होगा। बिल्कुल। और उड़ीसा से भी खबर आ रही है, नवीन पटनायक के किले में सेंध लगा दी है बीजेपी ने। लगातार ओडिशा को लेकर के भी सबकी निगाहें लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त तो रुझान भाजपा के फेवर में दिल्ली से आ रहे हैं, जिसमें 7 की 7 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए के गठबंधन की अगर अब बात करें तो 281 सीटों पर अब रुझानों के मुताबिक, और अकेले बीजेपी अगर अपने दम पर बात करें तो 238 सीटों पर बीजेपी, और इंडिया अलायंस 199 सीटों पर। अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 94 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, और इंडिया अलायंस भी करीब 200 सीटों पर डबल सेंचुरी मारता हुआ हो गया। 200 सीटें हो गई बिल्कुल रुझानों के मुताबिक। प्रखर, तो रुझानों के मुताबिक डबल सेंचुरी जो है वो इंडिया अलायंस ने मार ली, और एनडीए देखते हैं कि ट्रिपल सेंचुरी कितनी देर में अपनी ट्रिपल सेंचुरी में पहुंच पाता है। तो फिलहाल जनादेश में लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद नए नतीजे, नई गणना और नए राज्यों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take